ओपन बुक होगा, ओपन बुक में आप लोगों के पास खुला टाइम होगा उसको करने के लिए। तो लेकिन वो जाहिर सी बात है वो आपको मिलेगा तो जो नॉलेज गेन किया होगा उसी से आप लोगों को वो करना पड़ेगा। लेकिन ये बात ऐसी भी नहीं है कि हम लोग आपकी उन जो प्रॉब्लम से अवेयर नहीं है, वो भी अवेयर हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का रूल है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम जो है ओपन बुक होना चाहिए। यानी आपका जो फाइनल एग्जाम है, मिड एग्जाम हमने इस तरह से ले लिया है कि आपके 4 क्विज में शामिल किए, 20 नंबर टोटल थे उसमें से, और उसमें से परसेंटेज निकाल के आप लोगों को जितने जितने मिले होंगे वो रिजल्ट है वो मैं आपको बना लिया हुआ है, आपको क्लास के फौरन बाद में शेयर करवा दूंगा। ठीक है सर। अच्छा चलो, मेरे ख्याल मोस्टली 21 लोगों ने अभी तक 20 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी लोगों ने। अच्छा, जो मैंने आईसीए के हवाले से जो मटेरियल शेयर किया था वो किस किस ने पढ़ा है, उसमें एक ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया था, और थोड़ा सा इसका थीम भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि बेसिकली जो आईसीए का काम है वो क्या है। आईसीए के दो नाम है, एक कॉकटेल जो हमारे पास पार्टी प्रॉब्लम था, सोर्स सेपरेशन प्रॉब्लम है। मसलन आप कोई अच्छी सी आवाज सुन रहे हैं और लेकिन बीच में काफी सारी आवाज जो है, तो बैब आपका क्वेश्चन मैं बाद में एड्रेस करता हूँ। आप लोगों को मैं क्वेश्चन का टाइम दूंगा, आप लोग प्लीज पहले ये सुन लें, उसके बाद जो है ना हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजों को जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम एड्रेस कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारे पास आईसीए है वो क्या है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। और मैं अगर सिंपल सी आप लोगों को एग्जांपल दूं तो फर्ज करें एक अच्छी सी आवाज है जो आप सुनना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में काफी सारी आवाज बम्बार्ड आप बीच में आ जाती है, तो आप उस आवाज को किस तरह से सेपरेट करते हैं बाकी आवाजों के साथ, किसी तरह से, यानी कि बाकी जो नॉइज हैं या बाकी जो साउंड्स हैं, आप वो जो आपके इंटरेस्ट की साउंड है उसको आप किस तरह से सेपरेट करते हैं। तो बेसिक आईसीए का ये पर्पस होता है कि ये उन कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली निकाल के देता है आप लोगों को, क्योंकि उस आवाज को, क्योंकि उसमें काफी सारी, फर्ज करें रूम के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो काफी मिक्सअप हो जाती हैं साउंड्स। उन साउंड में से एक स्पेसिफिक साउंड्स को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक एग्जाम्पल है। मतलब कि डाटा के अंदर से जो कोरिलेशन ना हो, पहले तो हम कोरिलेशन उसमें से स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, मीन ये कि उसमें मीन वेरिएंस वगैरह और कोई कोरिलेशन ना हो उसके अंदर, वो हम कोरिलेशन को सेपरेट करते हैं। फिर हम सोर्स और जो मिक्सअप हुआ होता है उसमें से हम लोग ऑब्जर्वेशन वाले जो साउंड्स हैं जिसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो सेपरेट करते हैं। तो बेसिक इसका पर्पस जो है वो कुछ इस तरह का होता है हमारे सामने, जो बेसिक पर्पस होता है आईसीए का। और इसकी काफी सारी एप्लीकेशन है, स्पेशली जो नॉइज वगैरह के लिए, ये काफी इमेज नॉइज के लिए जो पहली स्लाइड ही मैंने, और इसमें जो मैंने आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर किया ना, देखी है, तो वो काफी सारी, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन थी इसमें बस क्रक्स था कि ये जैसे आपके सामने एक इमेज नजर आ रहा है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, जैद स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। सॉरी, जी सर शो हो रही है स्क्रीन। अच्छा चले, आप लोगों को मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है? जी सर क्लियर। जी सर। चले, ये इमेज तो आपको नजर आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं ओरिजिनल इमेज है, फिर उसके ऊपर एक नॉइज है, कुछ नॉइज कुछ इररेलेवेंट मटेरियल्स होता है, बाज का तब खुद भी नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप की नॉइज होती है। अगर आप लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ रखी है तो आपको बहुत सारी नॉइज का आइडिया होगा। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज होती है जो डॉट्स वाली नॉइज है। फिर इसके अंदर एक विनर फिल्टर लगा हुआ है, लैप्लेशियन फिल्टर्स होते हैं, गॉसियन फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारे और भी फिल्टर्स होते हैं जो हम अप्लाई करके इसमें से नॉइज को रिमूव करते हैं। आईसीए भी सम काइंड ऑफ फिल्टर्स है, और वो जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, देखिए किस तरह से जो नंबर 4 पिक्चर पे आपको नजर आ रहा है, तो वो इस तरह से आप लोग इसमें से रिमूव कर लेते हैं नॉइज को। बेसिक ये पिक्चर शो कराने का मकसद ये है कि इस तरह का काम आईसीए का होता है, और ये किस तरह से कंपोनेंट को इंडिपेंड करता है, इसमें से हमें वाइटनिंग करनी पड़ती है, इसमें से हमें स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंस चीजों को निकालना पड़ता है, तो फिर हम लोग इस तक पहुंचते हैं। तो जो मैंने आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया था पीडीएफ वाला, अगर आपने पढ़ा है तो यकीनन, बल्कि सना ने कोई और भी एक लिंक शेयर किया है जिसमें मैथमेटिकल एग्जांपल्स भी है, वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो बेसिक जो
अब मैं इसकी बहुत ज्यादा मैथ की बैंड पे स्टोरी की बात नहीं कर रहा, एंड वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन जो ट्यूटोरियल था और जो एक पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें इज अ सिग्निफिकेंट एक वो पेपर था, जिसमें कुछ इस तरह की चीजें थी कि सिग्निफिकेंटली चीजों को सिग्निफिकेंट किस तरह से रिमूव करते हैं, इस तरह का एक पेपर था, वो भी मुझे जरा एक ओपन करने दें, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो यकीनन हाँ, इज इट सिग्निफिकेंट बेटर देन पीसीए, इज आईसीए सिग्निफिकेंट बेटर देन पीसीए, ये एक पेपर भी था। और जो ट्यूटोरियल था वो आपको प्लीज पढ़ना चाहिए, उसमें से काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को, ये पेपर था वो आईसीए सिग्निफिकेंट बेटर देन पीसीए फॉर फेस रिकग्निशन, ये आर्टिकल जो मैंने आप लोगों के साथ छोटा सा शेयर किया था उसको भी आप ये था कि इसमें क्या कुछ चीजें हैं कि वो किस तरह से बेहतर है, कुछ समरी भी उसने लिखी हुई थी उसके अंदर। तो ये हमारे पास जो है आईसी है जी, मैंने बता दिया है कि ये आपको जैसे ये नजर आ रहा है इस फिगर में, आप देखिए टू कंपोनेंट्स, फिगर टू नॉन गॉसियन वेव्स, मतलब बड़ी मिक्सअप से ऊपर वाले पिक्चर में आपको और किस तरह से सेपरेशन नजर आ रही है। मजीद जरा पिक्चर्स देखें तो ये मिक्स सिग्नल्स जो होते हैं आप किस तरह से इसको सेपरेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी में इस तरह से होते हैं। तो ये आप लोग देखें ओरिजिनल सिग्नल्स और रिकवर्ड सिग्नल्स, तो आपको बिल्कुल इसमें से डिफरेंस नजर आता है कि किस तरह से जो है वो आईसीए इसमें से, यानी वो साउंड्स जो है वो फ्रीक्वेंसी वो वेव्स, अगर हम साउंड के हवाले से बात करें तो ये इमेज प्रोसेसिंग पे भी अप्लाई होता है, जो पहले एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इस तरह से आप इसको किस तरह से सेपरेट करते हैं ताकि वो क्लैरिटी हो जाए। तो हम लोग अगर मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें इसमें स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि इसमें कोरिलेशन नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो नॉन गॉसियन होना चाहिए। स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का ये मतलब, इसको एक और नाम भी दिया जाता है कॉक्स एस, जो ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन है, सॉरी ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन भी इसको नाम दिया जाता है। कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम के मतलब कि बहुत सारी साउंड्स हैं उसमें से आपको करें, और इसको आईसीए भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस फॉर सॉल्विंग बीएसएस, ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन प्रॉब्लम। ये फिगर आप देख रहे हैं ये स्लाइड के डिफरेंट सोर्स से साउंड्स आ रही है और दरमियान में एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर जिसको मैट्रिक्स ए कहते हैं, और बाद और साथ में जो माइक आपको नजर ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि जितने सोर्स हैं वो और मिक्सर मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएंगी, उसमें से हमने सेपरेट इसको करना होता है। अबू बकर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। ये रिक्वेस्ट यस रिक्वेस्ट आ गई। हकीकत में अभी लेट है आप लोग, काफी लोगों की रिक्वेस्ट अभी तक, ओ सॉरी। अभी जैसे स्क्रीन आ रही है? जी सर आ रही है। आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर स्लाइड शो हो रही है। रिक्वेस्ट भी लाना आती है साथ में, रिक्वेस्ट भी लेना। अच्छा, ये जो अभी लोगों ने ज्वाइन किया है, अब ये आप लोगों ने पढ़ कर हम लोग आईसीए के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन है कि आप लोगों के अगर ऐसी आवाज है या ऐसा डाटा है जिसमें कोई नॉइज है, मिक्सअप हुई है काफी सारी चीजें और उनमें से आप सेपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आईसीए इस तरह के प्रॉब्लम आपके सॉल्व करता है। इसके बाद ये देखिए आईसीए का मॉडल है, कुछ टाइम के लिहाज से देखिए डिफरेंट सोर्स से डाटा आ रहा है, दरमियान में मिक्सचर्स हैं और आखिर में ऑब्जर्वर्स हैं, एक्स जो है, तो ये ए ऑब्जर्वर सोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा विद सम टाइम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये जो AI1 है, AI2 है, AI3 यानी आई से फोर्थ तक जो है, तो ये आईसीए का एक मॉडल है। अब इसमें से डिफरेंट टाइप की और भी चीजें हैं, फास्ट आईसीए काफी, जो मैंने एक लिंक शेयर किया है, और भी मतलब इसके काफी सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन बेसिक इसका पर्पस ये होता है कि जो मिक्सअप चीजें हैं उनको सेपरेट किया जाए, स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट चीजों को निकाल के उनके दरमियान में कोरिलेशन को खत्म करके हम लोग अलहदा से एक चीजों को सेपरेट कर दें। बेसिक इसका पर्पस ये होता है। ये जिस तरह आपके सामने नजर आ रही है डिफरेंट साउंड है
और उनको हम रिकॉर्ड किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, तो उसमें से सेपरेशन की जाती है इसके हवाले से। तो प्रॉब्लम जो है सेवरल सोर्स हो सकते हैं, सेवरल सेंसर हो सकते हैं, सेवरल माइक से डाटा आ सकता है, सेवर्स, तो ये डिफरेंट टाइप से, जो जैसे मैंने कहा कि टीचर अगर क्लास में बोल रहा होता है, स्टूडेंट भी बोलना शुरू कर दें तो 50-60 साउंड इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, तो वहां से ऑब्जर्व करना, फिर उसके इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे आपको सेपरेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये वाला प्रॉब्लम काफी होता है। कॉकटेल प्रॉब्लम है जिसको हमने अभी एड्रेस किया है। तो स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि उनके दरमियान में कोई कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, कोवेरियंस वेक्टर्स निकालें, आइगन वेक्टर्स निकालें, ताकि वो इसमें से स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हो जाए। ये बेसिक इसका पर्पज होता है। और इसके अलावा कैन बी सम रीजनेबल कंडीशन, जारी बात है इसमें कुछ अजम्पशंस हमें करनी पड़ती हैं, वो भी स्लाइड्स में आखिर पे आएंगी। कुछ वाइटनिंग इसमें अप्लाई करनी पड़ती है, कुछ प्री प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा, वैसे ये प्री प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा अच्छा यूजफुल होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम जो है वो जितनी अच्छी उसकी प्री प्रोसेसिंग हुई होगी उतना अच्छी क्लासिफिकेशन का या सेगमेंटेशन का रिजल्ट इसमें से आएगा। नॉर्मली ये प्री प्रोसेसिंग के लिए, जिस तरह पीसीए हमने देखा था कि पीसीए को जो डायमेंशन को रिडक्शन कर रहा था वो ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है प्री प्रोसेसिंग के लिए, ताकि हम उन सिग्निफिकेंट फीचर्स को देख लें। इस तरह ये भी नॉर्मली प्री प्रोसेसिंग के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये आपके सामने मिक्सअप साउंड है, रिकवर्ड सिग्नल्स हैं, तो कितनी क्लैरिटी बयान में आ जाती है, ये है। और इंडिपेंडेंट मेथड्स फॉर फाइंडिंग अंडरलाइंग फैक्टर कंपोनेंट्स फ्रॉम मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल डाटा, जिसमें बहुत ज्यादा डायमेंशन डाटा की होती है, हम लोग वहां से उसको स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस उसमें से निकालते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं। प्रॉपर मेथड इज फॉर कंपोनेंट आर बोथ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट और नॉन गॉसियन। नॉन गॉसियन का मतलब ये होता है वो जो कर्व होती है ना, गॉसियन कर्व जिसको आप बेल शेप कर्व कहते हैं, उस कर्व का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कहीं कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। देखिए ना, वो जो ही एक पीक तक जाता है तो उसके कोरिलेशन है, फिर वो डाउन आ रहा होता है तो उनमें कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंट चीजें उसके अंदर आ रही होती हैं। तो बेसिकली दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि वहां कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। नॉन गॉसियन का भी वही मतलब है कि उसके अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड सोर्स इसका नाम है, मिक्स ऑफ साउंड एंड लिटिल प्रायर इंफॉर्मेशन, जो पहले हमने देख रहे हैं इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा इसकी जो अच्छी एप्लीकेशंस हैं वो ये नॉइज वाली है, जो पहली पिक्चर सबसे पहले मैंने शेयर की, वाइटनिंग और फेस रिकॉग्निशन के लिए भी मैंने आपके साथ पेपर शेयर किया हुआ है, क्लस्टरिंग करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, सेगमेंटेशन के लिए, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है। फीचर की डायग्नोस या उसमें से वो निकालने के लिए, उसमें से जो रिलेशनशिप है उसको निकालने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन भी है हमारे पास। ये एक क्लासिफिकेशन आईसीए, फास्ट आईसीए, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। वो जो मैंने लिंक आज आपके साथ शेयर किया है, जो मैटलैब इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैटलैब के कोड भी अवेलेबल्स हैं। सिंपल आपको वहां से सोर्स कोड डाउनलोड करना है और उसको मैटलैब के पाथ पे रख के आप इसको सॉल्व करना है। तो ये ऑब्जर्व सिग्नल्स थे, फिर आईसी अप्लाई किया और उसके सामने आप रीजनल जो सोर्स है वो किस तरह से सेपरेट होता है, ये इसमें से हम लोगों के एग्जांपल भी। मोटिवेशन यही है इसकी कि हम मल्टीपल जो वेरिएशंस हैं उनको हम किस तरह से मिक्सअप को निकालते हैं इसमें से, ये डिफरेंट मोटिवेशंस हैं। डेफिनेशन हमने अभी देखी है कि डिफरेंट सोर्स से डाटा आ रहा है, दरमियान में मिक्सर्स होते हैं और फिर एंड पे उसकी आउटपुट की फॉर्म में ऑब्जर्वर्स है जिसको हम एक्स कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट रिलेटेड वेरिएबल्स कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। तो इसमें से जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट साउंड्स आपके पास अब जो है वो अगर मिक्सअप हो रहा है तो उसमें से ऑब्जर्वेशन इजी नहीं होती, आपको कोई मेथड्स अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारे पास ये एक, अगर आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल पढ़ा है तो उसमें ये मैट्रिक्स डब्ल्यू था, जो इनवर्स ऑफ ए है, जो मिक्सचर मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि जिस भी आप टूल या कोई भी लाइब्रेरी यूज करेंगे तो उसमें इनवर्स आप लोग, जैसे मैटलैब की अगर बात करें तो जस्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है तो उसको इनवर्स कर देता है। इनवर्स को आपको पता ही है कि किस तरह मैथमेटिकली जो इनवर्स को निकाला जाता है, कि हम लोग 1/a उसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो फिर वो रोज और कॉलम को चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली वो बिहाइंड लीनियर मैट्रिक्स में ऐसे कुछ एग्जाम्पशंस हमें लेनी पड़ती हैं। अजम्पशन से मुराद क्या होता है, जैसे मैं पहले ही बता रहा था आप लोगों को कि स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
यानी उसके अंदर कोवेरियंस वगैरह एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उसके अंदर कोई गॉसियन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसके अंदर से। ऐसे मॉडल नॉइस फ्री है, नॉइस इसके अंदर नॉइस इस सेलेक्ट में नॉइस फ्री के लिए यूज किया जाता है। नॉइस फ्री का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि बाज का इस तरह होता है कि हम लोग कोई पिक्चर अगर इमेज की बात करते हैं, इमेज डाटा हम ले रहे थे और वो डाटा सही तरह से वो एक ही दफा हम इमेज ले सकते थे, बार बार नहीं ले सकते हम लोग उस तरह के इमेज। सैटेलाइट इमेज की अगर मैं बात करूं तो सैटेलाइट से आप बार बार तो इमेज नहीं लेंगे, आपने एक ही दफा उसकी कास्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपने एक दफा इमेज लिया लेकिन वो 100% ओके नहीं था, तो आप उसमें कोई नॉइज थी, कोई मतलब क्लैरिटी नहीं थी, तो आप डिफरेंट फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। और डिफरेंट फिल्टर अप्लाई करने के बाद तो वो फिल्टर्स जो होते हैं, जो मास्क होते हैं या जो विंडोज, उसको हम डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। वो मास्क मतलब लैप्लेशियन ऑपरेटर्स है, स्मूथ फिल्टर्स हैं और काफी सारे फिल्टर्स हैं, फ्रिक्वेंसी के अलग से फिल्टर्स हैं। वो डिफरेंट फिल्टर आप अप्लाई, फिल्टर करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो पिक्सल वैल्यू है वो अब चेंज हो जाएगी। उसमें भी काफी सारे फिर आगे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो नॉइज फ्री मॉडल होना चाहिए, यानी नॉइज उसके अंदर अगर नॉइज के लिए इसको यूज भी कर सकते हैं, और नॉइज अगर बेहतर रिमूव कर लिया आपने तो क्लासिफिकेशन का रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर होगा। एस्टिमेटेड प्रिंसिपल्स हैं, नॉन नॉन लीनियर डी जो है, एक मिनट तो इसमें से जरा नॉन लीनियर जो डीकोरिलेशन है, फाइंड द मैट्रिक्स W सो दैट फॉर आई इज नॉट, यानी जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कोरिलेट नहीं करने चाहिए, उनके दरमियान में अनकोरिलेशन होनी चाहिए, उनके नाम में नॉन गॉसियन होना चाहिए, मैक्सिमम नॉन गॉसियन प्रिंसिपल। नॉन गॉसियन का मतलब क्या है वो मैंने बताया कि उसके अंदर अगर आप लोग जिस तरह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई कोरिलेशन नहीं होती, उसके अंदर से हम लोग डायगोनल में 1 वैल्यू पड़ी होती है, बाकी सारी 0 पड़ी होती है, उससे कोई भी कोरिलेशन हम लोग नहीं निकाल सकते कि जी इसके अंदर रिलेशनशिप किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही रिजल्ट रहता है, लेकिन वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह की उसके अंदर नॉन गॉसियन चीजें होनी चाहिए। तो मेथड भी सिंपल है, y इक्वल टू wx, w हमारे पास अननोन मैट्रिक्स है, व्हाइटनिंग एक्चुअली ये होता है, इसके लिए डिफरेंट फिल्टर्स हैं, जो फाइल मैंने आज जो लिंक शेयर किया है उसमें व्हाइटनिंग पे काफी ज्यादा डिस्कशन की हुई है। तो ये कुछ आईसीए का बेसिक्स था कि आईसीए में आईसीए का बेसिक पर्पस क्या है, तो जो ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया है उसके अंदर उसने उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी है, कुछ मैथमेटिकल भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, अगर आप मैथ के इसके ज्यादा उसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन बेसिक आपको आइडिया ये होना चाहिए कि ये किस लिए यूज किया जाता है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ एप्लीकेशंस हैं और इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, और ये चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से था। मैटलैब का सोर्स फाइल आपको मिल जाएगी, वो लिंक के अंदर पड़ी हुई है, वहां से ले सकते हैं, या मैं आपको पीसीआईसीए की एक आज आपको मैटलैब शेयर कर दूंगा, उसका कोर्स है, उसमें डेमो होगा पीसीए का, आईसीए का, फास्ट आईसीए का, के आईसीए का, तो वो भी आप लोग रन करके देखेंगे कि किस तरह से उसमें से आपको जो है ना उसको फाइंड किया, उसमें उसने डाटा सेट दिया होगा, डिफरेंट ऑडियो ऑडियो सोर्स होंगे, वहां से डाटा आ रहा होगा, किस तरह से फिर उन वॉइस को अलहदा करेगा, तो आप प्लीज वो भी उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करवा रहा हूँ अभी ग्रुप में, अगर मैंने नहीं करवाया तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हेलो जी आवाज आ रही है, और इसके बाद सर आप प्रेजेंटेशन भी होनी है, सर खुद ही जी सर सर इमेजेस वाला भी सर एक कोड शेयर कर दीजिएगा ये सर, उससे रिलेटेड के इमेजेस से सर हम जो है सर इसके थ्रू किस तरह रिमूव कर सकेंगे नॉइस, अगर इमेज हमारी क्लियर नहीं है उसकी इमेज प्रोसेसिंग करनी है तो फिर हमें फिल्टरिंग पढ़नी पड़ेगी, वो फिल्टरिंग चले वो भी मैं शेयर कर दूंगा। वो हम करते क्या है, हम एक छोटी विंडो बना लेते हैं, मसलन 3x3 की हम एक विंडो बना ली, वो विंडो हमारा जो इमेज के पिक्सल्स हैं वो आप सारे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि पहले सेंटर वैल्यू चेंज करेगा, फिर अगली दफा चला जाएगा वहां की सेंटर वैल्यू चेंज कर देगा, वो तो इस तरह से वो, यानी कि उसमें से नॉइज आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना, और फिर डिफरेंट फिल्टर्स है। चलिए वो भी मैं कोई लिंक शेयर करवा दूंगा आपके साथ, ये डॉक्टर आयशा को भेजना है, जी सर, क्योंकि मेरी तरफ से जो है ना भी साइन कर देता हूँ, तो डॉक्टर आयशा को प्लीज दें, वो इसके ऊपर आपने कोई स्कैन करके ना उन्हें कहें कि प्लीज, मैं जरा आप लोग आप जी मेरी
हेलो, सर जी सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। है ना, आप अपनी सर एक प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन था। जी 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 जी। सर ये जो ब्लाइंड सिग्नल सेपरेशन है एंड ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन है, सर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता देंगे आप? हाँ, सिग्नल से मुराद ये एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग से काम होता है ना, वो दो डोमेन में होता है। दो डोमेन से मुराद एक होती है स्पेशल डोमेन, एक होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन। स्पेशल डोमेन का मतलब होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब होता है जो हमारी पिच और जो फ्रीक्वेंसी डाटा होता है, वो फ्रीक्वेंसी डाटा सिग्नल्स में होता है, उसको हम सिग्नल सोर्स कहते हैं। या जो हमारे पास अगर आप देखें ना, ईसीजी का डाटा जो होता है, ईसीजी आपने देखी है कभी? सर देखिए, हाँ, उसमें कैसे सर वो होती भी है? इसी तरह से रिपोर्ट वो भी वेव्स इसी होती तरह है से ना, होती है। वो वेव्स एक्चुअली वो जी हमारे पास जो उसकी वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो डाटा फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। उसको हम साउंड टाइप डाटा, जो साउंड है उसको कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डाटा। सर मेरा भी एक जी क्वेश्चन है। सर। जी जी जी, आप करें। सर अगर हमें वॉइसेस को सर डिफरेंशिएट करना है, फॉर एग्जांपल सर हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स की साउंड्स हैं सर, उन बर्ड्स की साउंड्स को सर हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सर उसके लिए क्या ये बेस्ट जो एल्गो है सर मशीन लर्निंग का, तो सर क्या हम इसे यूज कर सकते हैं या फिर इसके अलावा सर कोई और एल्गोरिदम भी है सर वॉइस को अगर हमें डिफरेंशिएट करवाना है, अगर लो फ्रिक्वेंसी वॉइसेस हो सर? डिफरेंट मिक्सअप है वॉइसेस। जी सर। सर फॉर एग्जांपल अगर सर डिफरेंट स्पीशीज हैं सर, अगर हम किसी भी एक स्पैरो पे या सर अगर किसी और मूव करते हैं तो सर उनमें स्पीशीज हैं डिफरेंट, सर उन स्पीशीज को हमें डिफरेंशिएट करना है अगर वॉइसेस के बिहाफ पे उनकी, तो हो सर अगर सकता लो है फ्रिक्वेंसी जो वॉइसेस हैं मैंने तो सर उसके लिए। जी सर। हाँ, ये इशू होगा। लो फ्रिक्वेंसी का थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हुई ना, मसलन और इस करें, मैं हार्ट बीट का आपको डाटा सेट बताता हूँ। अब हार्ट बीट के डाटा सेट के अंदर से वेरिएशन निकालना, यानी कि जैसे वो डॉक्टर नहीं, वो क्या बना, रेथ्रोस्कोपिक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं वो जो डॉक्टर साहब, सेथ्रोस्कोप जो डॉक्टर साहब लगा के चेक कर रहे होते हैं, वो अगर वो डाटा सेट की साउंड्स की वेरिएशन कम, मतलब उसमें अगर वेरिएशन इतनी ज्यादा ना हो ना, तो फिर ये शायद बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वेरिएशन कुछ काफी होना तो फिर ये कर देगा। फिर उसके लिए आपको डीप लर्निंग लगानी पड़ेगी, अगर उनके दरमियान में लो फ्रिक्वेंसी है और बहुत ही कम मतलब वेरिएशन है। अब देखिए ना, तो सर जो डीप हर, लर्निंग का मॉडल सीएनएन वर्क करेगा सर इस पे? हाँ करता है, क्यों नहीं करता, करता है। उसमें जो है, मैंने पेपर तो नहीं देखा पे वो काम करता है, क्योंकि वो डीप लर्निंग से, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर उसमें वेरिएशन बहुत कम है, अब देखिए ना, जो हार्ट बीट्स होती है वो एक, मतलब हो सकता है 5 सेकंड की साउंड हो, मतलब उसमें इतनी ज्यादा तो नहीं हो। डाटा सेट आप देखिए ना, जो मैंने यूसीआई आप लोगों के साथ शेयर की है, उसमें को हार्ट बीट का डाटा सेट तो देखिए, उसमें कितनी, जस्ट जस्ट एक सेकेंड्स की डाटा सेट्स, या 5 सेकंड या 10 सेकंड्स की डाटा सेट उसमें अंदर साउंड्स होंगी ना, तो वहां से उसे फाइंड करने के लिए आईसीए बहुत मुश्किल है, तो आईसीए वहां से निकाल सके। ओके सर, मैं इसे अगेन स्टडी करती हूँ सर फर्दर। आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं, मुझे आवाज आ रही है। हेलो, सर आपने एक बात की, क्योंकि जो आईसी है ना वो सर मशीन लर्निंग का सर छोटा डाटा सेट मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ जहर, रही है, सर आ रही है। सर आ रही है अब आवाज। अच्छा चले, जी अबू बकर, कोई क्वेश्चन करना था आपने? लेकिन मैंने ये बता रहा था कि डीप लर्निंग के जो जैसे सना बात करी थी, इसमें ऑटो एनकोडर टेक्निक होती है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, इसमें एलएसटीएम हो गया सर, इसमें और रैलू हो गया, ये ऑटो एनकोडर टेक्निक है जो डाटा के अंदर से नॉइज रिमूव करती है। डीप लर्निंग में का एक मॉडल है। डॉक्टर आयशा,
ठीक है ना? अबू बकर भाई आप मुझे बाद में इसकी डिटेल या कोई लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, मैंने इस टॉपिक को स्टडी करना है थोड़ा सा। वैसे डॉक्टर आयशा इसमें ज्यादा बता सकती है, उन्होंने कुछ फोन पे काम किया हुआ है, बर्ड फोन पे ना, और ज्यादा अच्छा जी बता सर। डॉक्टर आयशा ने जी इस पे सर, काम ठीक है। किया हुआ है, वो इस पे ज्यादा शायद एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके सर। आप अपनी प्रेजेंटेशन लें, अगर कोई क्वेश्चन है डिफरेंट, अगर कोई इसके हवाले से, आईसी के हवाले से, या रिजल्ट, तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि मैं आज शेयर करता हूँ क्लास के फौरन बाद में रिजल्ट बनना पड़ा है आपका मिड का। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो आईसी के हवाले से या एग्जाम के हवाले से, एग्जाम के मैं कोई एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में कोई क्वेश्चन भेजूंगा। जो हमने फाइनल एग्जाम लेना है वो आपका ओपन बुक एग्जाम होगा। ओपन बुक से मतलब ये है कि उसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। ये अभी हमें थोड़ा सा डिसाइड करना बाकी है कि हम लोग कितनी परसेंटेज उसकी रखेंगे एज ए डिपार्टमेंट लेवल पे, लेकिन वो क्वेश्चन ओपन होंगे। आपको कोई सिनेरियो दिया जा सकता है, उस सिनेरियो के हिसाब से आप लोगों से खुद से, आप अपने माइंड से सोच के, किसी का कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने अपने माइंड से सोच के जो भी नॉलेज आपके पास एल्गोरिथम के हवाले से होगा उसको आप लोग एड्रेस करेंगे और आगे जो है ना वो उसका आंसर करें। सर हर सब्जेक्ट का डिफरेंट मेथड होगा एग्जाम का? नहीं, हर सब्जेक्ट का एक ही मेथड होगा, लेकिन उसकी डिवीजन भी ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। ओपन बुक ही होगा सबका, सबको ओपन बुक होगा। एमएससी पे जितने भी एमएस के हैं जी। नहीं सर, मेरा पूछने का मतलब ये था कि हर टीचर या थ्योरी देनी है, क्वेश्चंस वगैरह, या कोई सिनेरियो देना है? नहीं, ये टीचर पे डिपेंड करता है, ये टीचर पे depend ठीक है। सर ये काइंडली आप सैंपल शेयर कर। आवाज कट रही है अबू बकर आपकी। सर अबू बकर कह रहे हैं कि आप सैंपल शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं क्वेश्चन, जिस तरह हमने क्विज का सैंपल दिया था ना, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भेजूंगा इस वीक में, भेज दूंगा, आप लोग जरा उस पर अप्लाई कीजिएगा। सर उसके मार्क्स ऐड तो नहीं होंगे हमारे रिजल्ट में? नहीं होंगे शेख साहब, नहीं होंगे, परेशान क्यों हो रहे हैं? शायद नहीं, कुछ कहना लगता है। शायद ने कहा ये। नहीं सर, मैंने कोई बात नहीं की सर, सर मैं तो वैसे ही हंस रहा हूँ उसकी बात सुनकर। सर हेलो जी, आवाज आ रही है, आप प्रेजेंटेशन शेयर करें। सर, आपने कहा कि जो पीसीए है ये आईसीए ज्यादा बेटर है पीसीए से, लेकिन सर हमने तो पीसीए पढ़ा था कि ये ओवर फिटिंग के लिए होता है और आईसीए अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए पढ़ा है, तो सर इनका डिफरेंस और ये कैसे बेटर है? मैंने कब कहा बेटर है? मैंने तो सर कहा आपने शुरू में आपने कहा कि आईसीए और पीसीए का ना आपने शेयर किया है कि कुछ बेटर है, तो इसलिए फिर नहीं, मैंने कहा उसमें क्वेश्चन के अंदाज में पेपर लिखा हुआ था, वो मैंने भेजा था। इन दोनों का फर्क जो है वो डिफरेंट है। एक आर्टिकल मैंने शेयर किया था, मैंने कहा इज आईसीए सिग्निफिकेंटली बेटर देन पीसीए फॉर फेस रिकॉग्निशन। ये उसने एक एग्जाम, एक पेपर भी मैंने शेयर किया, मैंने उसकी बात की थी। दोनों की अपनी अपनी डोमेन्स है, बेटर की बात नहीं। यही सर मैं यही कंफ्यूज हो गई थी कि ये तो अलग अलग है, तो फिर इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था, और आपको स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि मैं एक मैटलैब का कोड शेयर कर रहा हूँ जिसमें आईसीए भी होगा, पीसीए भी होगा, तो आप जरा उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, ठीक है? ठीक है सर। ग्रुप पे भी शेयर करवा सर जी। शायद बताओ भाई। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा? नीट का रिजल्ट तो तैयार पड़ा है, बता दो तुम्हारे नंबर अगर चाहिए अभी तो। सर छोड़े, इसको अटैक आ जाएगा। यस सर, जैद भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तुम खुद ही कह रहे हो, मैंने तो बनाया हुआ है चारों के चारों क्विज का रिजल्ट पड़ा हुआ है। हो सकता है किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी ने कोई इतराज भी करना हो तो वो कर सकता है। नहीं सर, इसमें ऐतराज क्या वाली क्या बात है? जो कुछ किया होगा वही आया होगा। नहीं, अब मतलब हो सकता है लोग कहें जी हमने क्विज दिया था और आया ही नहीं, तो फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे के अनुसार हो। सर एक और क्वेश्चन था तो सर एक मिनट सर क्वेश्चन ये था कि सर मेरी जो रिसर्च है ना उसमें ये है कि मतलब सेंसर्स के थ्रू ना डाटा कलेक्ट करना है, तो सर उसमें ना बीच बीच में से कुछ वैल्यूज जो है मिसिंग है, तो सर वो जो मिसिंग वैल्यूज है उनके लिए
क्या करना पड़ेगा? कौन सुपरवाइजर है आपका? डॉक्टर आयशा। आस्क योर सुपरवाइजर। सर आप मेरे सेकंड सुपरवाइजर हैं। चले सर ये भी पॉइंट है, आप कौन सुपरवाइजर हैं? जी सर। नहीं वाकई पहले मुझे कंफर्म करने दे, मैं वाकई हूँ आपसे सुपरवाइजर। जी सर है। अच्छा, जो मिसिंग वैल्यूज है आप चाह रही हैं कि कुछ उसमें से, उसके लिए वैसे ये वाली चीजें नहीं फाइंड करें, उसके लिए ना हम लोग लगाते हैं इमेज इनहांसमेंट की टेक्निक्स ना, वो कुछ उसमें से डिफरेंट टाइप के हैं। वो जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको। कोई और बोल रहा है बीच में? हेलो? नहीं सर, आप ही का माइक ऑन है सिर्फ। अबू बकर पता नहीं कह रहा था कुछ। तो उसमें से मिसिंग वैल्यू हम लोगों को फाइंड करने के लिए इमेज रेस्टोरेशन पे काम करना पड़ेगा। रेस्टोरेशन आपको उसके एल्गोरिदम देखने चाहिए। रेस्टोरेशन, इनहांसमेंट है रेस्टोरेशन। बस ये बात की समझ आ गई बच्चे? जी सर आ गई, मैंने ये नोट कर लिया रेस्टोरेशन वाला। इमेज रेस्टोरेशन आपको देखनी पड़ेगी, इनहांसमेंट है रेस्टोरेशन। ठीक है, थैंक यू सर। चलें सर ये कब तक हमारा फाइनल स्टार्ट हो जाएगा? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, ये कब आप सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा फाइनल कब तक स्टार्ट हो जाएगा? जी सर बहुत थके हुए, 10 महीने हो गए पढ़ के। यार ये सुहेब खलील बैठा हुआ है यहाँ पे। नहीं सर, एब्सेंट है। सुहेब नहीं सर, एब्सेंट है वो। जायद इनकी अटेंडेंस लगा ले यार, ये कौन कौन लोग आए। शायद मेरे ख्याल में ये जुलाई में चला जाएगा। जायद अभी शायद आपको 2 हफ्ते मजीद शायद वेट करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और भी कर लेंगे, जहाँ 10 हो गए सर, ये 2 और कर लेंगे। शायद आप जमीनों पे एक चक्कर और लगा सकते हो। 18/2 को सेमेस्टर शुरू है, तो हम ऐसे कही जा रहे हो कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। शेख साहब जी सर, ये कि एक ना पेपर से पहले एक तो मतलब हमारे टॉपिक से वो डिसाइड कर दीजिएगा। दूसरा ये कि सर एक बार ना ओवरऑल रिवीजन, एक जिस तरह सर होती है टॉपिक्स की सर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सर उस तरह कर दीजिएगा, ताकि सर दोबारा से रिवाइज हो जाए सर पेपर से एक वीक पहले सर, अगर नहीं। पॉसिबल एक प्रेजेंटेशन भी शुरू कर रहे हैं हम लोग। हर क्लास में अब 2 से 3 प्रेजेंटेशन होंगी, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स से रिलेटेड सर। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ जो पेपर का होगा सर, उससे सर जो पेपर होगा जिन टॉपिक्स को सर, उन टॉपिक्स का अगर रिवीजन हो जाए तो। इसके अलावा ना हमने एक और टॉपिक पढ़ना है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, बस। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट के बाद फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सना, आप शेयर करो सर। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो नो नो। एक मिनट, मैं अगेन करती हूँ। ये सिकंदर गिलानी बैठा है सर, उसको तो समर वेकेशन के पड़ी है। कब हो रही, अब हो रही है सर स्क्रीन शो? नो प्रेजेंटिंग लीजिए, लेकिन स्क्रीन आ रही है, वो नहीं आ रहा जो आपका। हाँ यस, हो रही इज ओके। ओके सर। ये बाकी लोग प्लीज अपने माइक ऑफ कर दीजिएगा। ये जीआर भी बैठी है कि नहीं? जीआर? जी सर, जीआर है। शायद अगली दफा 3 लोगों की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जी सर। ग्रुप बना दो, ग्रुप आज 2 बच्चों के ग्रुप बना दो। सर कितने मेंबर्स का ग्रुप है? 2 ठीक है सर, ये मैंने सर स्लाइड व्यू की है। जी आप शुरू करें। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा आज का टॉपिक है डीप लर्निंग अप्लाइड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई इन द इंटेलिजेंट ट्रैप्स। सर इंटेलिजेंट ट्रैप्स से बेसिकली सर मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी कि इंटेलिजेंट ट्रैप्स हैं क्या, फर्दर डीप लर्निंग क्या है हमारे पास, और डीप लर्निंग की कुछ एप्लीकेशंस फर्दर जो सर इसमें डीप लर्निंग की टेक्निक यूज़ की गई है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे।
आज का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है हमारे पास पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी इस पेपर की क्या थी, इसमें कौन सा मेथड प्रपोज किया गया, फिर रेलिवेंट टू फर्दर, फिर न्यूरल नेटवर्क्स पे परसेप्ट्रॉन क्या है, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स क्या होते हैं, CNN क्या है, BGG19, रेस्टनेट, प्रपोज्ड अप्रोच जो आपकी फर्दर एक पूरी यूज की गई थी, इसका पूरा मैकेनिज्म, इसकी मेथडोलॉजी का फ्लो चार्ट, एक डायग्राम, देन हम देखेंगे कि डेटा सेट उन्होंने कहाँ से कलेक्ट किया, उसकी डिवीजन कैसे की, और लास्ट में इस पेपर का कंक्लूजन। और सर थोड़ा सा लास्ट में मैंने अपना जो एक छोटा सा मॉडल ट्रेन किया था CNN का, बाइनरी क्लासीफायर का, सर उसके भी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं ताकि सर मैं क्लास को उससे रेलिवेंट जो है वो सर गाइड कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो डिस्कस करेंगे वो है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली यूज की जाती हैं कि आपके पास फ्रूट, वेजिटेबल्स और आपके पास जितने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप यील्ड को मैक्सिमाइज कर सको, और जो उन पे अफेक्ट करते हैं पेस्ट, उनकी पेस्ट को मैनेज कर सको कि अगर उस पर डिफरेंट पेस्ट हैं तो आप उनकी पेस्ट की मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स इसके लिए यूज होती हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स का ये मतलब है कि आपके पास जो इंसेक्ट्स हैं आप उनकी पॉपुलेशन को किस तरह मेंटेन करते हैं। अब डिफरेंट वेज हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके लिए ट्रैप्स यूज कर सकते हैं। अब ट्रैप्स जो है वो कुछ मैनुअल होते हैं और कुछ ऑटोमेटिक ट्रैप्स होते हैं, फर्दर हम उनका भी डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा अगर आप इसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं पेस्ट को किल करने के लिए, या अगर ये हो सकता है कि आपके अगर एक ट्री या एक आपके पौधे पर बहुत ज्यादा इंसेक्ट है या उसका कुछ इश्यू है आपके पास, उसको कोई डिसीज है, तो आप उस पौधे को जला दो ताकि उसका जो इफेक्ट है वो किसी और पौधे पे ना हो। अब जो आज इस पेपर में जो दो स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है, एक कैप्टिका और एक है मोलिस्टा, ये फ्रूट फ्लाइज की दो स्पीशीज हैं। अब इनके डिफरेंशिएट करने के लिए इन दो स्पीशीज को यहाँ पर CNN का एक क्लासीफायर डिजाइन किया गया है इस पेपर में, फर्दर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब ट्रैप्स हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास अब कुछ मैनुअल ट्रैप्स हैं और कुछ हमारे पास ऑटोमेशन ट्रैप्स हैं। अब फ्रूट फ्लाई के लिए अगर हम मैंगो के लिए देखें, फ्रूट फ्लाइज जो है वो डिफरेंट उस पर आ सकती हैं, वेजिटेबल्स पर भी होती हैं और ये फ्रूट्स पर भी होती हैं, और हर फ्रूट के अकॉर्डिंग, हर वेजिटेबल के अकॉर्डिंग अलग अलग इसकी स्पीशीज होती हैं। तो कुछ मैंगो की फ्रूट फ्लाइज होती हैं, मैं उसी पे काम कर रही हूँ, मेरी जो रिसर्च है मैंगो फ्रूट फ्लाइज पर है। तो यहाँ पर उसके कुछ मैनुअल ट्रैप्स हैं। मैकफिल ट्रैप एक यूज होता है जो सबसे कॉमन ट्रैप है उसका, और एक बॉटल ट्रैप होता है। ये दो कॉमन ट्रैप्स हैं, और तीसरा इसके लिए स्टिकी पेपर्स यूज किए जाते हैं। और जो मैंने पता किया था कुछ ऑर्चर्ड से, वो जस्ट पेस्टिसाइड को स्प्रे करके और उसको जो है वो किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जो पेस्टिसाइड के बहुत सारे इश्यूज हैं। पेस्टिसाइड जो है एक तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हैं कुछ इश्यूज, इसके अलावा सेकंड ये है कि पेस्टिसाइड्स की वजह से आप इनहेलेशन प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड ये है कि पेस्टिसाइड्स की वजह से आप कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी किल कर देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोलन ग्रेन शिफ्ट करने के लिए कुछ इंसेक्ट्स की बात करते हैं कि वो पोलन ग्रेन शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर वो इंसेक्ट्स भी पेस्टिसाइड की वजह से किल हो रहे हैं तो मतलब आपको पोलिनेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। तो इट मींस पेस्टिसाइड के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस पेपर में उन डिसएडवांटेजेस को कवर करने की कोशिश की गई है। अब मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास यही ट्रैप्स हैं कि हम उनको मॉनिटर किस तरह करते हैं। आप मैनुअल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा आपके पास ऑटोमेशन मॉनिटरिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि आप उसको ऑटोमेशन की तरफ किस तरह लेकर जाते हैं। अब जो मैनुअल ट्रैप्स ट्रेडिशनल जो मेथड हम यूज करते हैं, या तो वो पेस्टिसाइड्स का था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, पेस्टिसाइड को यूज करने के उसके एडवांटेजेस क्या थे। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में एक उसका ट्रैप भी था कि आप मैनुअल ट्रैप यूज करो। मैनुअल ट्रैप में ये होगा कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी मैकफिल ट्रैप था, आपने मैंगो के ऑर्चर्ड में जाकर लगा दिया। अब उस ट्रैप की वजह से क्या होगा कि आपको हर वीक के बाद जाकर, जो गार्डनर होता है, माली होता है, उसको हर वीक के बाद जाकर वहां पे डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है कि उस ट्रैप में कितनी फ्लाइज थी, कितनी नहीं आई। और फिर फर्दर उनको अगर लैब का आपने काम करना है, एंटोमोलॉजिस्ट का फर्दर इसमें कोई टास्क है, तो वो उसको लैब में लेके जाएंगे और लैब में फर्दर जाकर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे। और ये फेरामोन्स और फूड डिटेक्टेंट्स का ये मतलब है कि आप जब मैकफिल ट्रैप मैनुअली यूज करो या ऑटोमेशन के लिए यूज करो, आपने कुछ उसमें बेट्स मटेरियल या आपने उसमें कुछ फेरामोन्स रखने होते हैं। जो फ्रूट फ्लाई के लिए फेरामोन्स यूज होते हैं, मिथेनाइल एगेनॉल होता है केमिकल, वो आप यूज करते हैं उसके अट्रैक्टेड मटेरियल के लिए। उससे ये है कि फ्रूट फ्लाइज अट्रैक्ट होकर उसके अंदर जब एंटर होती हैं तो आप एक पेस्टिसाइड उसके साथ को यूज करते हो जो उस फ्रूट फ्लाई को किल कर देता है। तो फ्रूट फ्लाई जब किल हो जाती है तो उसी जो आपका ट्रैप होता है उसी के अंदर गिर जाती है फर्दर। नेक्स्ट है कि इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे। इसमें यह था कि कैन नॉट गेट द रियल टाइम डेटा, आप रियल टाइम का डेटा गेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम बात करें टिड्डी दल का जो हमला हुआ था लोकस्ट का, उसमें यह था कि वो अचानक हमला हुआ था।
अगर आप उसके लिए कोई मैनुअल चीजें यूज करोगे देन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसका जो है वो नेक्स्ट जो है वो कहाँ पे अटैक कर सकती हैं। उसके लिए जो है फर्दर हम जो डिफरेंट जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ एप्स बनाई हुई हैं, कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जो फर्दर ये आपको बता देती हैं, प्रिडिक्ट कर देती हैं कि नेक्स्ट इसका अटैक कहाँ पर हो सकता है। मतलब वो एक रियल टाइम डेटा गेट कर रहे होते हैं, अगर कहीं अटैक हुआ है वहां से रियल टाइम डेटा गेट किया और फर्दर उसके बिहाफ पे वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स के बिहाफ पे प्रिडिक्शन कर देते हैं कि नेक्स्ट उसका अटैक इस एरिया में हो सकता है। तो इस तरह ये है कि इस तरह के अगर आप मैनुअल ट्रैप यूज करोगे उसमें आप रियल टाइम डेटा गेट नहीं कर सकते। लेबर इंटेंसिव इसलिए क्योंकि आपको इसके लिए लेबर को यानी कि आपको कोई ना कोई हायर करना पड़ेगा जो जाके उन ट्रैप्स को खाली करे या उन ट्रैप्स को चेक करे कि उनमें फ्रूट फ्लाइज आई हैं या नहीं। कॉस्टली ये है कि आपको लेबर को कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि आप को जो है टाइम इस पे कंज्यूम करना पड़ा काउंटिंग के लिए, उसकी स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो और इसका एक और भी ड्रॉबैक ये हो सकता है कि आपको एंटोमोलॉजिस्ट की नॉलेज ऐड होगी, आपको एंटोमोलॉजिस्ट की भी फी पे करनी होगी क्योंकि वो उसको जज कर रहा है, उसकी स्पीशीज को आपको क्लासीफाई करके बता रहा है कि कौन सी स्पीशीज है वो आपके यहाँ पर ज्यादा है आपके ऑर्चर्ड में। फर्दर जो है प्रपोज मेथड जो इस पेपर में यूज किया गया था, उन्होंने पेपर में जो यूज किया है वो है इंटेलिजेंट ट्रैप्स। अब इंटेलिजेंट ट्रैप्स या आप उसको स्मार्ट ट्रैप्स या ऑटोमेटिक ट्रैप्स बोल सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है, उन ट्रैप्स में उनको जो है वो ऑटोमेशन की तरफ मूव किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड आप टास्क परफॉर्म करके हार्डवेयर पे आप उसको जो है मैनुअल ट्रैप को ऑटोमेशन की तरफ मूव करते हैं। जो मेरा टास्क है मैं भी इसी तरह परफॉर्म करने जा रही हूँ। ये पेपर मेरी रिसर्च से रिलेटेड था तो मैंने इसी को प्रेजेंट करने का मैंने आइडिया लिया कि इसी को प्रेजेंट किया जाए। यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैप में अब ये होगा कि आप रास्पबेरी पाई यूज करेंगे या ऑर्डिनो, या अगर आपने फर्दर कोई और यूज करना है वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करने जा रहे हैं। अगर आपको रियल टाइम डेटा चाहिए तो ज्यादा पॉसिबल यही है कि मोस्टली जो है वो रास्पबेरी पाई यूज किया जाता है। उसके साथ मुझे कैम यूज करना है और डिफरेंट वायर्स उन सबको जो है वो कंबाइन करके मुझे एक ऐसा अपना ट्रैप बनाना है, ऑटोमेटिक ट्रैप या स्मार्ट ट्रैप, जो खुद मेरे फ्लाइज जब अंदर आएंगी अट्रैक्ट होकर ट्रैप के अंदर अट्रैक्ट होने के बाद फर्दर जो है उनके ऊपर केमिकल, जब वो केमिकल पे जाकर बैठेंगी या उस जो अट्रैक्टेड मटेरियल था उसके बिहाफ पे वो किल हो जाएंगी और फर्दर जो है कैमरा जो है वो उनकी पिक्चर्स क्लिक करके फर्दर क्लाउड पे ट्रांसफर करेगा और क्लाउड से मैं अपने सर्वर पे ट्रांसफर करवाकर उसके ऊपर अगर मुझे कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो मुझे फर्दर टास्क परफॉर्म करना है वो मैं इनके ऊपर कर सकती हूँ। अब डीप लर्निंग फर्दर आपके पास है CNN और MLP। इनको हम डिटेल में अब देखते हैं कि डीप लर्निंग क्या है, CNN क्या है और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या है। डीप लर्निंग जो है वो आप कह सकते हैं कि आप मशीन लर्निंग आपकी एक फैमिली है और उसका एक छोटा पार्ट नहीं हम कहेंगे बल्कि एक पार्ट ही बोलेंगे कि मशीन लर्निंग की फैमिली का एक पार्ट है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग जो है इसमें जो है आप जो है आपका मशीन लर्निंग को अगर देखें तो मशीन लर्निंग में आपको फीचर्स खुद प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर हम डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट देखें तो डीप लर्निंग में आपको फीचर्स खुद प्रोवाइड नहीं करने पड़ते, उसमें जस्ट आपके पास एक इनपुट डेटा होता है, एक आपको आउटपुट डेटा पता होता है और उसके दरमियान में जितने वो फीचर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो आपको खुद नहीं करना पड़ता। ये बेसिक डिफरेंस है मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का। मशीन लर्निंग में आपको फीचर्स जो है वो खुद एक्सट्रैक्ट करके देने पड़ते हैं या फर्दर उसके ऊपर पहले कोई एल्गोरिदम अप्लाई करना पड़ता है जो उसके मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे। लेकिन डीप लर्निंग में आपने जस्ट इनपुट देनी है और आपको उसके बिहाफ पे आउटपुट मिलेगी। फर्दर मैंने इसी कुछ डायग्राम्स भी ऐड किए हैं, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। अब न्यूरल नेटवर्क क्लास अगर हम बात करें बायोलॉजिकल न्यूरॉन की, परसेप्ट्रॉन जो है उसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो लर्न करता है फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस से। अगर हम किसी बच्चे की बात करें, उसको अगर कुछ शुरू में अगर बहुत छोटा बेबी है उसको कुछ दिखाया जाए, उसको एप्पल की पिक्चर दिखाई जाए या बार उसको एप्पल दिखाया जाए तो वो उसको उसकी मदर जो है वो लर्न करती है कि आप ये एप्पल है, तो उस बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि बार बार उसको बताने से कि ये एप्पल है। जब नेक्स्ट टाइम उसको आप एप्पल दिखाओगे तो वो बच्चा बता देगा ये एप्पल है। मतलब हमारा काम भी, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत जल्दी चीजों को पिक कर रहा है। तो हमने क्या किया कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कोशिश की कि ह्यूमन का जो ब्रेन था उसको हम शिफ्ट करें मशीन्स में। इट मीन्स कि अगर हमारे पास जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था उसको हम आर्टिफिशियल बनाएं, मतलब उसको मिमिक करें ह्यूमन ब्रेन को, तो उसी के बिहाफ पे हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आया। परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन हमारे पास एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन हमारे माइंड में जो है वो हमारे मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं जो कंबाइन होकर ग्रुप्स बने होते हैं जिनके बिहाफ पे हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल ये सिंपल से एग्जांपल है, बायो में हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जब अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो फौरन इन्फॉर्मेशन वहां से लेकर जाते हैं फिंगर टिप से इन्फॉर्मेशन लेकर जाने के बाद वो फर्दर हमारा माइंड जो है वो डिसाइड करता है कि हमने हाथ पीछे खींचना है अपना।
तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी, इसी के बिहाफ पे हमने फर्दर अब आगे काम करना है। अब डू नॉट यूज द हैंड डिजाइन फीचर्स, यही अभी मैंने बात की कि अगर आप हैंड डिजाइन फीचर्स यूज कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग में जो है आपको हैंड डिजाइन फीचर्स देने पड़ेंगे, पहले उसको बताने पड़ेंगे फीचर्स क्या हैं जिसके बिहाफ पे उसने डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डीप लर्निंग में आपको अपने जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपको फीचर्स नहीं बताने पड़ेंगे। अब वेटेड सम ऑफ द इनपुट्स, अब ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और कुछ जो है इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगी कि वेटेड सम ऑफ इनपुट्स क्या है यहाँ पर। अब ये परसेप्ट्रॉन की मैंने डायग्राम जो है यहाँ पर ऐड किया ताकि इजीली हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये इनपुट परसेप्ट्रॉन है, हमारे पास जो है न्यूरल नेटवर्क की कुछ लेयर्स होती हैं, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये हमारी सेकंड लेयर है एंड दिस वन इज थर्ड लेयर। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम कह रहे हैं इनपुट लेयर। यहाँ पर जो है फर्दर आप इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी वॉइस की फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकती है, वो डिफरेंट आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटा यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ से जो है वो इनपुट लेयर से फर्दर आपके पास एक मिडल लेयर होती है जिसे हम हिडन लेयर कहते हैं। अब हिडन लेयर के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी और हिडन लेयर जो है फर्दर उसके बिहाफ पे कुछ जो है आपके पास इनपुट जनरेट करेगी और इसकी इनपुट जो है आउटपुट जनरेट करेगी और इसकी आउटपुट जो है वो आउटर लेयर की इनपुट बन जाएगी। तो मतलब ये हमारे पास जो ये सर्कल्स आपको नजर आ परसेप्ट्रॉन्स हैं। अब क्लास फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी होता है। अब फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क क्या है, उसमें ये फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक न्यूरॉन था, इसके पास जो है फर्दर नेक्स्ट लेयर पे 3 न्यूरॉन्स हैं। अब देखिए कि उसकी जो आउटपुट है वो तीनों न्यूरॉन्स के पास जा रही है। अब सेकेंड न्यूरॉन देखिए, उसकी आउटपुट जो है वो भी तीनों के पास जा रही है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, लास्ट जो है हमारी आउटपुट लेयर, उससे प्रीवियस कितनी थी, 3 न्यूरॉन्स थे और तीनों की एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके पास जा रही है। अगर यहाँ पर 2 हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, फर्दर आगे कोई आउटपुट लेयर होती है, 4 हिडन लेयर इनमें इंक्लूड होती, तो होगा क्या कि यहाँ से 2, एक इसके पास जाएगा जो यहाँ पर सर्कल होगा और एक इस सर्कल के पास जाएगा। मतलब ये फुली कनेक्टेड होते हैं आपस में, ये होता है फुली कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्लास अब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था इस पेपर में, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है क्या। कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का ये मतलब है कि आपके पास हिडन लेयर जो है इसमें एक से ज्यादा हो सकती है, मतलब इसमें लेयर ज्यादा होती है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में। हमने यहाँ पर अभी सिंपल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि परसेप्ट्रॉन है क्या। यहाँ पर आप देखिए कि हिडन लेयर एक थी, यहाँ पर हिडन लेयर आपके पास ज्यादा हो सकती है। अब क्लास अब कितनी लेयर्स हम यूज कर सकते हैं एक नेटवर्क में, उससे रेलिवेंट भी फर्दर थोड़ा सा डिस्कस किया है मैंने। यहाँ पर पहले हम वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग क्या है। अभी मैंने आपसे बात की थी कि इनपुट जो है आप यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी इनपुट लेयर, ये हिडन लेयर और ये आउटपुट लेयर। अब इनपुट लेयर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर उसको कोई इमेज प्रोवाइड करते हैं, इमेज जो है क्लास उसके पिक्सेल्स की फॉर्म में इनपुट जो है वो इन न्यूरॉन्स को दी जाएगी। अब हर न्यूरॉन का क्लास कुछ ना कुछ वेट होता है। अब वो वेट आप पहले तो मैंने अभी जो बात की थी कि जब आप डीप लर्निंग यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपके पास आपको इनपुट पता होती है या आउटपुट पता होती है। आपको ये वेट, बाइस वैल्यूज और ये सब कुछ नहीं पता होता, आपको जस्ट इनपुट और आउटपुट। आपका जो नेटवर्क है वो खुद इन वैल्यूज को सेट करता है, उन वैल्यूज के बिहाफ पे खुद को ट्रेन करता है, खुद को मिमिक करता है, खुद उनकी वैल्यूज को याद रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने का क्या मतलब है, ट्रेन करने का यही मतलब है कि हम उस मॉडल को वैल्यूज जो है उनकी एडजस्ट करवा रहे हैं वेट की। अब देखिए यहाँ पर जो था मेरे पास परसेप्ट्रॉन P1, P2, P3, P4, ये 4 न्यूरॉन्स थे, ये 4 परसेप्ट्रॉन थे। यहाँ पर इनपुट आई फॉर एग्जांपल, कोई भी इनपुट की वैल्यू आई फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अभी लेट्स सपोज हम कर रहे हैं, अब इसका वेट था 1, इसका वेट 2, इसका वेट 3, इसका वेट 4। अब वेट जो है वो आपस में जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका वेट जब अगर हम यहाँ पर इसका वेट मल्टीप्लाई होकर इसके पास जाएगा, इसका वेट इसकी इनपुट से मल्टीप्लाई होकर इसके पास जाएगा, इसका वेट इसकी इनपुट से मल्टीप्लाई होकर इधर मूव करेगा एंड सो ऑन। एज सेम इसके केस में भी यही होगा। अब यहाँ पर कुछ 22 वैल्यू सेट की होगी। अब 22 वैल्यू जो है क्लास वो हम चेंज कर सकते हैं, वो आपके ट्रेनिंग के बिहाफ पे चेंज होती रहती है। फर्दर मैं आपको फॉरवर्ड प्रोपिगेशन और बैकवर्ड प्रोपिगेशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये B1 जो था यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसके बिहाफ पर यहाँ जो वेट्स आए थे वो सारे वेट्स जब यहाँ से गए थे, मतलब P1 W1, P2 W2, P3 W3, P4 W4, ये सारे आपस में सम होके फिर इसके साथ होंगे सम लास्ट में। अब जब ये इसके साथ सम होंगे तो ये होगा कि आपके पास एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी। उस वैल्यू के ऊपर आप एक फर्दर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन बहुत सारे हैं लेकिन 6 to 7 है। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ सिग्मॉइड की बात करती हूँ। जिस तरह हमने सिग्मॉइड में थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी थी फॉर एग्जाम्पल 0.5, कि अगर 0.5 से ऊपर गया
तो मतलब उसकी वैल्यू से मतलब 1, अगर 0.5 से नीचे गया मतलब उसकी वैल्यू 0। तो इस तरह क्लास टॉन होता है, RELU होता है, LEU होता है, ये डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो हम इस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे और फर्दर जो है इसकी आउटपुट जो है दोबारा इसकी आउटपुट एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे वो अगेन फंक्शन परफॉर्म होगा। फिर एक्टिवेशन फंक्शन इसके ऊपर लगेगा और आउटपुट की कोई वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आउटपुट की वैल्यू आती है 0.4, लेकिन मेरी जो आउटपुट थी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि इनपुट और आउटपुट हमें दो चीजें पता होती हैं। अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल आउटपुट थी 0.6 लेकिन मुझे आउटपुट मिल रही है 0.4, मतलब अभी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई। हम क्या करेंगे, क्लास जो हमने काम कर रहे थे, ये जो सारा हमने पीछे से स्टार्ट किया ऑनवर्ड हम मूव करते रहे फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपिगेशन। मतलब कि आपने अपने सिस्टम को ट्रेन करना शुरू किया है, उसको याद करवाना शुरू किया, ये हमारे पास हो गई फॉरवर्ड प्रोपिगेशन। अब बैकवर्ड प्रोपिगेशन क्या होती है? बैकवर्ड प्रोपिगेशन में आप बैकवर्ड मूव करते हो। फॉर एग्जांपल अब मेरा रिजल्ट गलत आया, मेरी रिजल्ट वो नहीं आया जो आना चाहिए था, मतलब उसने आउटपुट गलत दी, तो अब मैं करूंगी क्या कि मैं उसको बैकवर्ड अगेन मूव करूंगी। अब बैकवर्ड मूव करते हुए अगेन वो वेट्स की वैल्यूज और वाइस और ये सारे वेट्स थे, अब वो उनको एडजस्ट करना शुरू करेगा, उनकी वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर देगा और तब तक वो चेंज करता रहेगा जब तक उसके पास जो लास्ट में वैल्यू है वो 0.6 नहीं आ जाती, जो मेरी आउटपुट थी, रियल आउटपुट। अगर 0.6 आ जाती है तो वो उन वेट्स को सेव कर लेगा, उन बाइट्स की वैल्यू को सेव कर लेगा। मतलब ये हुआ कि हमारा मॉडल जो है उसने एक चीज को लर्न कर लिया, एक चीज पे वो ट्रेन हो गया। तो ट्रेनिंग का ये पर्पस होता है, बैकवर्ड प्रोपिगेशन और फॉरवर्ड प्रोपिगेशन। नेक्स्ट क्लास यहाँ पर वही बात की हुई है सिग्मॉइड फंक्शन, उसकी फंक्शंस की, एक्टिवेशन फंक्शंस की, कि यहाँ पर आपके पास x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn आपके पास इनपुट्स थी, इनके ऊपर वेट मल्टीप्लाई हुए, देन बाइस हमने अप्लाई किया। ये हमारी हिडन लेयर थी, आप इसको डायरेक्ट अगर आउटपुट लेयर बोलें, हिडन लेयर हम इसको कहते हैं, ये हमारी हिडन लेयर थी। ये सिग्मा का साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमने यहाँ पर ऐड की हैं ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास पीछे से आ रही थी इनपुट की और वेट्स की। ऐड करने के बाद उसके ऊपर बाइस अप्लाई किया, बाइस के बाद उसके ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया, फर्दर उसको फॉरवर्ड किया आउटपुट लेयर पे। आउटपुट लेयर के ऊपर भी हमने देखा था, ये देखें बैकएंड पे वहां पे भी बाइस अप्लाई हो रहा था, तो सेम यहाँ पर वो बाइस अप्लाई हुआ और आपके ऊपर जो है आपने एक्टिवेशन फंक्शन, ये एक्स यहाँ पर क्या है इनपुट और W हमारे पास क्या है हमारा वेट, तो उसके बिहाफ पर जितने हमारे पास ये n तक मूव कर रहे थे तो n तक हमारे पास ये वैल्यू मूव कर रही है। अब इसके बिहाफ पे हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। अब CNN क्या है? CNN स्टैंड्स फॉर द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब क्लास CNN जो है वो डीप लर्निंग के एल्गोरिदम है, जिसमें अभी हमने जो डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की बात की, डीप लर्निंग में बेसिकली न्यूरल नेटवर्क यूज होता है और फर्दर जो CNN है वो डीप लर्निंग का एक एल्गोरिदम है। इसमें भी क्लास ये बेसिकली जो यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जिसका यूसेज है वो इमेजेस के लिए आप यूज करते हैं, इमेज रिकॉग्निशन के लिए, इमेजेस के थ्रू क्लासिफिकेशन करवाने के लिए, इमेजेस के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए, फेस रिकॉग्निशन के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। प्लस एक कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है आउट ऑफ कंट्रीज में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, के जिसमें आप ड्राइवर नहीं होगा और जो कार्स हैं वो खुद ड्राइव करेंगे। वो कार्स कैसे ड्राइव कर रही हैं उसके बिहाफ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं इसके लास्ट में डिस्कस करूंगी पूरे कंप्लीट होने के बाद प्रेजेंटेशन के, वो काम किस तरह हो रहा है। अब CNN का यहाँ पे मैंने कुछ आर्किटेक्चर और कुछ लेयर्स के बिहाफ पे उसको शो किया है कि इसमें टास्क कैसे परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास ये देखें कि यहाँ पर जो है मेरे पास, अभी हमने बात की थी, इनपुट होती है हमारे पास और आउटपुट होती है। आउटपुट के बिहाफ पे ये वैल्यूज हैं। डॉग की वैल्यू अगर 0.1 होगी हमारे पास आउटपुट लेयर पे तो मतलब वो डॉग होगा, 0.4 होगी तो मतलब वो कैट होगी। ये कैटेगरियल बनाया हुआ मैंने कि जिस कैटेगरी के बिहाफ पे जो है वो किस तरह उसको डिफरेंशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास ये एक हमारे पास जो थी डेयर की पिक्चर है। अब इस डेयर में वो कन्वोल्यूशन अप्लाई करता है। मैंने इन स्टेप्स को फर्दर भी एक्सप्लेन किया है, आपको मैं फर्दर इसको बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं। ये कन्वोल्यूशन अप्लाई होती है, इस पे पुलिंग होती है, पुलिंग में फर्दर मैक्स पुलिंग होती है। मैक्स पुलिंग के बाद इसको जो है हम फ्लैटरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फ्लैटिंग करते हैं और लास्ट में इसके ऊपर जो है हमने MLP पढ़ा था अभी, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को हम वो वैल्यूज देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कन्वोल्यूशन का कि कन्वोल्यूशन है क्या। कन्वोल्यूशन बेसिकली यहाँ पर दो डायग्राम देख लें क्लास, ये हमारे पास है हमारा कर्नल। अब ये हमारे पास इमेज है जो इनपुट हमने उसको दी हमारे न्यूरॉन को। अब होगा क्या कि ये जो कर्नल है ये फीचर मैप क्रिएट करेगा। फीचर मैप क्या है? फीचर मैप आपके पास ये एक फीचर मैप है, मैट्रिसेस होती है बेसिकली। ये आपके पास 0-1 की फॉर्म में हमने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, 0-1 की फॉर्म में पिक्चर को, उसकी हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। अब ये कर्नल जो है ये इसकी वैल्यूज खुद आपका, जिस तरह हमने वेट्स की बात की थी तो आप समझ लीजिए वही वेट्स ही हैं। अब वो फिल्टर जो यूज कर रहा है इसके ऊपर, वो फिल्टर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी विंडो जो है ये 3x3 का कर्नल है, ये पहले 3 रोज और 3 कॉलम्स पे अप्लाई होगा। उनकी जो हम सिंपल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर देखिए 1 by 1, 1 by 1, 1 into 1, 1 into 1, 4 आंसर आ जाएगा। इनका एडअप करने से लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा मैट्रिसेस का,
इन दो की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसी तरह वो नेक्स्ट इसको इस पे मूव करेगा, फिर नेक्स्ट जो है वो इसकी तरफ लेकर आएगा, फिर नेक्स्ट इसकी तरफ लेकर आएगा, मतलब उसको पूरा मूव करेगा, उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेगा। देखिए यहाँ पे मैं एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड सम द रिजल्ट, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का लास्ट में रिजल्ट आया वो 4 यहाँ पर हमने लिख दिया। एज ऑन क्लास ये आपके पास एक पूरा फीचर मैप बन जाएगा। तो यही स्टेप जो पहला यहाँ पर बात की गई थी, ये वाला, कि जो कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो रही है, तो कॉन्वोल्यूशन जो है बेसिकली वो यही काम हो रहा है कि आप उसके ऊपर फीचर मैप उसके थ्रू जनरेट कर रहे हो अपना कर्नल अप्लाई करके। अब कर्नल की हमने यही बात की, कर्नल की 3x3 मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर यूज किया कर्नल या फिल्टर की, उसके बिहाफ पे मुझे ये फीचर मैप मिला है। अब नेक्स्ट क्लास काम है पुलिंग का। अब पुलिंग करती क्या है बेसिकली, पुलिंग का ये कॉन्सेप्ट है क्या, उसमें आप अपने जो फीचर्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स लास्ट में जनरेट हुई है, इन सब का सॉल्यूशन जो होगा वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं खुद मल्टीप्लाई करके। तो जब यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस पे जब पुलिंग करेंगे तो 3x3 मैट्रिक्स से भी इसको ये और रिड्यूस कर देगा। ये रिड्यूस हम इसलिए करते जा रहे हैं क्या, ताकि हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग टाइम हमारा कम से कम लगे। हमारे पास पैरामीटर्स जो हैं वो सिर्फ बेसिक पैरामीटर्स उनको फेच करे, जो हमें फीचर्स जो हैं वो बेसिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करे, जिनके बिहाफ पे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, अब क्लास यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्दर अगर हमारे पास ये 4x4 की मैट्रिक्स हो तो उसको हम 2x2 की मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लास पुलिंग में फर्दर ऑपरेशन होता है मैक्स पुलिंग। मैक्स पुलिंग क्या करता है, आपकी जो आपने विंडो बनाई होती है, फीचर मैप बनाया होता है, उसमें से 2x2 की हमने यहाँ पर बात की कि हम जो मैक्स पुलिंग कर रहे हैं वो 2x2 की हो, मतलब जो हमारा लास्ट इसका आउटपुट होगा वो 2x2 मैट्रिक्स होगी। अब मैक्स पुलिंग ये है कि इस 2x2 मैट्रिक्स में से वो मैक्सिमम वैल्यू है 6 उसको एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 8 उसको एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 3, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 4, उनको एक्सट्रैक्ट करके उसने ये लास्ट में आपको एक पुलिंग मैट्रिक्स बना दिया। इसका अब जो कोई नेक्स्ट मॉडल स्टेप बनाया है, जी मैंने बनाया, मैं वो आपको भी शो करवाऊंगी लास्ट में। पहले थोड़ी सी प्रेजेंटेशन हो जाए, पेपर डिस्कस हो जाए, फिर मैं इसको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा, लास्ट में जो है ये फ्लैटिंग का ऑपरेशन किया गया है। इसमें क्या होगा, फ्लैटिंग करता क्या है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके जो है पूल फीचर मैप में जो हमने ये 3x3 की मैट्रिक्स बनाई थी, फर्दर इसको भी कन्वर्ट कर देगा 1x1 में। मतलब जो ये हमारी वैल्यूज थी 1 1 0 4 2 1 0 2 1, इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया एक 1x1 में। तो इससे ये होगा कि हमारे पास अभी जो हमने इसके पुलिंग के बाद हमें देख रहे थे कि हमारी डायमेंशनैलिटी रिड्यूस हो गई। सर ये फीचर वेक्टर बन गया, ठीक है, ये जो फीचर वेक्टर आ गया। जी सर। अब Continue डेंस करें। जी सर, अब डेंस लेयर क्या है हमारे पास, अभी डेंस लेयर हम वही बात कर रहे थे, MLP मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या डेंस लेयर। अब डेंस लेयर हमारे पास यहाँ पर है क्या कि अब हमने जब यहाँ पर एक डायग्राम जो मैंने पीछे यहाँ पर शो की थी उसके भी हाथ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जब बात हुई ये इनपुट, ये कॉन्वोल्यूशन का फंक्शन जहाँ से हमने फीचर मैप बनाया, ये पुलिंग हमने की, देन उसके ऊपर अगेन कॉन्वोल्यूशन, देन अगेन पुलिंग। अभी देखिए ये फाइल्स, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको फाइल्स कहें, ये देखिए 4 थी, यहाँ पे 4 थी, फिर ये ज्यादा होती गई, फिर ज्यादा होती गई, तो यहाँ से फिर हमने यहाँ पर जो ये यूज किया हुआ फुली कनेक्टेड, ये बेसिकली हमारे पास न्यूरल नेटवर्क हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, या MLP आप इसको डेंस लेयर्स बोल सकते हो कि ये आपने डेंस लेयर अप्लाई की है। इसमें हमारे पास वही इनपुट लेयर, ये सारी हमारी यहाँ से इनपुट आएगी, CNN जो है वो आपको फीचर्स गेट करके दे रहा है, जिस तरह अभी सर ने कहा कि वो फीचर वेक्टर हमारा बना, तो वो फीचर वेक्टर जो है वो अब इनपुट बन जाएगा इनके लिए, जो हमारे पास ये डेंस लेयर की लेयर्स यूज हो रही हैं उनके लिए वो इनपुट बनेगा, और इनके बिहाफ पे फर्दर वही जो मैंने आपको पहले वेट्स और बाइट्स की वैल्यू वाला काम बताया वो होगा इसके ऊपर, और आपका मॉडल ट्रेन होगा और लास्ट में आपको उसकी आउटपुट मिल जाएगी। तो यही चीज अब मैंने यहाँ पर डेंस लेयर के बारे में बताई है कि डेंस लेयर में आपके पास इनपुट और कर्नल, इनपुट हमारे पास बेसिकली वही इनपुट जो हमने बात की थी x, कर्नल क्या है हमारा वेट, यहाँ पर हम कर्नल को रिप्रेजेंट करें वेट से, मतलब ये W है, जो हमने पीछे डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी उसमें जो मैंने आपकी इक्वेशन लिखी हुई थी, तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि इनपुट को मल्टीप्लाई करो कर्नल से, उसको 22 में ऐड कर दो, देन उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज कर दो, अगर सिग्मॉइड यूज कर रहे हो या RL यूज कर रहे हो, टॉन यूज कर रहे हो, इनकी क्लास ये तकरीबन काम इनके सेम है, लेकिन कुछ जो है वो आपके डिपेंड करता है कि आप डेटा सेट किस तरह का यूज कर रहे हैं, आपकी कंडीशन उस टाइम क्या है, उसके के बिहाफ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं। अब BGG19 क्या था, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आप जो लेयर्स बना रहे हैं इसमें न्यूरल नेटवर्क की, 19 से अबव लेयर्स नहीं बना सकते। अगर 19 से अबव लेयर्स बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी, जिसे बोलते थे वैनिशिंग ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट हमने लास्ट में देखा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था जब हम यहाँ पर थे, एक मिनट, यहाँ पर कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल आउटपुट यहाँ पर आ रही है 0.4 और मेरी वैल्यू थी 0.6, मतलब मेरे वेट्स जो थे मैंने यहाँ पर कुछ 22 और वेट्स एडजस्ट किए हुए थे, यहाँ पर 0.6 रियल वैल्यू आनी चाहिए थी, 0.4 आ रही थी। अब अगर आप इसमें लेयर ज्यादा करते जाएंगे तो ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम ये है, जो वॉशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो है आपके पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू है लास्ट जो मतलब आउटपुट है वो आपके पास 0 आ जाएगी।
अगर आप लेयर्स को ज्यादा करते जाओगे। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है कि व्हेन ग्रेडियंट्स वुड बिकम इनफाइनेटली लार्ज और बिकम जीरो, या तो वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएंगे, इंफिनिटी की तरफ मूव कर जाएंगे, या वो कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे। और आपके लिए फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस, मतलब जो आप बैकवर्ड प्रोपिगेशन कर रहे थे, वेट एडजस्टमेंट का प्रोसेस, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम थी VGG19 के थ्रू। लेकिन फर्दर जो है CNN का एक टाइप यूज की गई, रेसनेट एक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2015 में कैमिंग ही की तरफ से। उन्होंने एक अपना पेपर लिखा था, उस पेपर में उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था कि रेसिडुअल नेटवर्क, रेसनेट मतलब रेसिडुअल नेटवर्क, ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की एक फर्दर टाइप है। इसके अलावा रेसनेट 18 भी है और स्क्विजनेट भी है और एक और टाइप भी है। तो मतलब ये सारी इसकी कुछ 4 to 5 टाइप्स थी CNN की। उसमें आप 1000 लेयर्स भी यूज कर सकते हैं। अब वो 1000 लेयर्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो 19 लेयर्स पे तो वर्क कर नहीं रहा था, तो इसमें ऐसा क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ जिसके बिहाफ पे वो 1000 लेयर्स की तरफ मूव कर गया। अब वो 1000 लेयर की तरफ किस तरह मूव किया, इसके थ्रू क्लास आप जो आपके कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं किसी भी पिक के अंदर या किसी भी वॉइस के अंदर, अगर आप CNN यूज कर रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स फीचर्स भी एक्सट्रैक्ट करके देगा रेसनेट। क्लास जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था रेसनेट से रिलेटेड वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 5 उन्होंने बनाया 5 लेयर्स के लिए। 5 लेयर्स के लिए उन्होंने किस तरह वर्क किया कि 2 लेयर्स जो थी वो उन्होंने इस ब्लॉक के अंदर रख दी, रेसनेट के ब्लॉक के अंदर, 2 लेयर्स इस रेसनेट के ब्लॉक के अंदर थी। अब यहाँ से जब इनपुट आई तो इसके वेट्स और बाइट्स की वैल्यूज के बिहाफ पे ये यहाँ तक आउटपुट जनरेट हो गई। अब हुआ क्या कि जो आपने इनपुट दी थी वो इनपुट भी यहाँ आकर ऐड हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर 0 वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल जो हमने उसी ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम को भी देखा था कि 0 वैल्यू अगर आती है तो होगा क्या कि यहाँ पर वो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई, क्योंकि अगर हम इनपुट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाती है, इनपुट तो हमारी 0 नहीं थी, इनपुट तो कोई ना कोई वैल्यू थी, कोई ना कोई मैट्रिक्स थी, कोई ना कोई फीचर वेक्टर था। तो अब वो जब प्लस होगा इसके अंदर आके तो आपकी जो 0 वाली वैल्यू है मतलब वो कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 2 आपने इनपुट दी लेकिन इसकी 22 से मल्टीप्लिकेशन और वेट से फर्दर काम करते हुए 0 आ गया रिजल्ट, तो होगा क्या 0 + 2 2 आ जाएगा। अब वो 2 किसके लिए, इसके लिए इनपुट बन जाएगी। अब इसके बिहाफ पर जो रिजल्ट आएगा जो 2 है वो अगेन इसके अंदर प्लस हो जाएगा और लास्ट में आउटपुट में फर्दर वही आप एक्टिवेशन फंक्शन और 22 वगैरह अप्लाई करके अपना रिजल्ट फाइंड कर देंगे। तो रीजन यही हुई कि इसको इसके रेसनेट के बिहाफ पे अगर आप 1000 लेयर्स भी बना लो तो आपके पास जो वॉशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ रही थी, वेनिशिंग ग्रेडियंट की, अब वो प्रॉब्लम रेसनेट में नहीं थी। अब फर्दर यहाँ पर जो अप्रोच यूज की गई थी इस पेपर में, जो मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज की थी, ये उसकी मैंने एक डायग्राम ली है। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा उनका कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जो अपना ट्रैप बनाया था मैनुअल ट्रैप, उससे ये इमेजेस उन्होंने कलेक्ट की हुई थी जो पेपर था। इमेजेस के ऊपर उन्होंने इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई की। इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद यहाँ से इमेजेस आई, जो मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इमेजेस कैसे आई, इमेजेस लेने के बाद उन्होंने CNN पे अप्लाई किया, CNN ने उसको फीचर वेक्टर्स बना के दिए। फीचर वेक्टर्स बनाने के बाद उसको हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या डेंस लेयर पे अप्लाई किया और डेंस लेयर ने फर्दर हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि ये कौन सा हमारा इंसेक्ट था, ये कौन सी स्पीशी थी। यहाँ पर प्रपोज्ड अप्रोच में वही इन द ब्लू बैकग्राउंड देयर इज अ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के ब्लू बैकग्राउंड जो ये सारा है वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग हो रही है। फिर आपके पास इमेज प्रोसेसिंग से स्मॉल इमेजेस आई और स्मॉल इमेजेस के बाद वो CNN के पास हुई। CNN को जब पास किया तो CNN से फीचर एक्सट्रैक्ट किया और फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद फर्दर जो है उसको हमने MLP को मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को पास कर दिया, हमारी न्यूरल नेटवर्क को पास कर दिया फर्दर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर क्लास इमेज प्रोसेसिंग उन्होंने इमेज सेगमेंटेशन की टेक्निक यूज की थी। इमेज सेगमेंटेशन के बिहाफ पर उन्होंने इमेजेस को क्रॉप कर लिया था और 100 by 100 मैट्रिक्स के उन्होंने बॉक्सेस बना लिए थे। ये 2 इमेजेस हैं, ये उनके 100 by 100 के बॉक्सेस हैं। उन्होंने जो पिक्स थी इस तरह की जिस तरह अभी आपको शो करवाई गई हैं, यहाँ पर उन्होंने अप्लाई की इमेज प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन का प्रोसेस किया। सेगमेंटेशन के बाद उन्होंने उसको जो फर्दर थे 100 by 100 एक ब्लॉक में कन्वर्ट करके उसको स्मॉल इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इमेज प्रोसेसिंग का थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद उन्होंने डेटा सेट वैसे कहाँ से लिया था, अगर मुझे लगा कि थोड़ा सा डेटा सेट से रिलेटेड बताना चाहिए, क्योंकि मैं जब काम कर रही हूँ फ्रूट फ्लाइज पे तो मुझे भी डेटा सेट नहीं मिला इंटरनेट से, इसकी इमेजेस नहीं मिली, क्योंकि जितने रिसर्च पेपर्स थे, जितना काम किया गया फ्रूट फ्लाइज से रिलेटेड, उन सब में ये किया गया है कि उन्होंने अपने ट्रैप्स बनाया या तो अगर अपने मैनुअल ट्रैप्स बना के उनसे पिक्चर्स लेते गए हैं। अगर किसी ने ऑटोमेटिक ट्रैप्स बनाया तब भी यही हुआ है कि उन्होंने पिक्चर्स अपने ट्रैप्स के थ्रू ही ली हैं। तो डेटा सेट इसका अवेलेबल नहीं था नेट पे। उन्होंने क्या किया था, इस जो पेपर था इसमें उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने अपना ट्रैप बनाया, उसमें रास्पबेरी पाई V2 वर्जन जो था उसका कैमरा रखा, 8 मेगापिक्सल कैमरा, और उसके थ्रू उन्होंने 662 इमेजेस ली और फर्दर उन 662 इमेजेस के ऊपर इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक अप्लाई की। उन्हें जो है हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया, वर्टिकली फ्लिप किया, जूम किया, उनको डिफरेंट एंगल से कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू उन्होंने उसको इमेजेस को ज्यादा कर लिया, 22,479 पिक्चर्स।
मतलब वो विंडोज आप कह रहे हैं, पिक्चर्स कह रहे हैं, उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब लेबल्ड, उन्होंने लेबल्ड विद द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन वेरीफाइड बाय द ट्रू ट्रेन पर्सन। अब जो उन्होंने कोई ट्रेन पर्सन से कांटेक्ट किया और उनसे स्पीशीज की क्लासिफिकेशन करवा ली। अगर आप एक दफा स्पीशीज की क्लासिफिकेशन करवा लेते हैं किसी एंटोमोलॉजिस्ट से, फर्दर आपको दोबारा उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। रीजन क्या होगी, आपका मॉडल वो मिमिक कर चुका होगा, ट्रेन उस पर खुद को कर चुका होगा, आपने जस्ट उसको पिक्चर दिखानी है, वो पिक्चर की बिहाफ पे बता देगा ये कौन सा आपके पास इंसेक्ट है। यहाँ पर डेटा सेट की डिवीजन बताई हुई है कि उन्होंने जो कैप्टिका थी और मोलेस्टा, उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कितनी परसेंटेज यूज की, टेस्टिंग के लिए कितनी यूज की और वैलिडेशन के लिए। अब जो ये फर्दर उसकी उन्होंने बता दी कि टोटल अगर इनका हम सम अप करें तो हमारे पास वही 22,479 पिक्चर्स आ जाती हैं इन सबका टोटल करने से, जो ये लास्ट में हमें शो हो रहे हैं ये वाले वैल्यूज। अब नेक्स्ट उनकी एक्यूरेसी किस तरह आई, उन्होंने जो है CNN के डिफरेंट फर्दर जो है एल्गोरिथम्स अपना CNN की डिफरेंट टाइप्स यूज की थी, रेसनेट, रेसनेट 18, इंसेप्शन और स्क्विजनेट। अब उनके पास उसकी एक्यूरेसी जो थी रेसनेट की वो अनडिफाइंड रही थी, जबकि उसके लिए टाइम जो लगा था वो 720 मिनट्स लगे थे, रेसनेट के लिए 52, इंसेप्शन के लिए 241, स्क्विजनेट के लिए 56, और ये उनके बिहाफ पर उनकी एक्यूरेसी थी। अब इस पेपर का कंक्लूजन जो रहा, कंक्लूजन का ये रहा कि एक आपको तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही थी। उनके पहले हमने बात की थी जब हमने पेपर को स्टार्ट किया था कि उसमें ड्रॉबैक्स ये थे कि हमें मैनुअल ट्रैप्स की तरफ मूव करना पड़ रहा था, वो टाइम कंज्यूमिंग था, कॉस्ट इफेक्टिव था, तो उसको हमने कम करने के लिए अब इंफॉर्मेशन जो है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन गेट कर ली। दूसरा ये कि हमारे पास मोर प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग हो गई कि अगर हम अपने मॉडल को अच्छे से ट्रेन करवा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास कोई इमेजेस होंगी तो उसकी हम प्रिसाइजली जो है वो क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं कि ये कौन सी स्पीशी है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अब फाइनल कर लें, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। ओके ठीक है। फर्दर अब सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिनको सर मेरे भी बल्कि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो यही थे कि मैंने इन ड्रॉबैक्स को कवर अप कैसे करना है। मैंने जब इस पेपर को पढ़ा तो मुझे इसमें से कुछ चीज़ें जो है सर वो लगी कि इसमें ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ये था आइडेंटिफाइंग इंसेक्ट बाय द इमेज इज नॉट ईजी। सर इमेजेस के थ्रू ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर जो सर इन्होंने अगर इस पिक में हम देखें तो सर यहाँ पर फ्रूट फ्लाई अगर देखा जाए तो सब अलग अलग हैं। मतलब सर इस तरह की रेयर ही है कि कोई ऐसी कंडीशन हो कि फ्रूट फ्लाई जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। मतलब यहाँ पर जितनी फ्लाइज हैं वो अलग अलग हैं, उन सब में डिस्टेंस है। लेकिन सर अगर ओवरलैप कर जाती हैं फ्लाइज तो हमारे लिए इशू है, हम उसको इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू सिंपल CNN के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजेस हो जाएंगी। इसके अलावा ये कि हो सकता है कि इसमें जो ये हमारा ट्रैप था इसमें कोई और इंसेक्ट भी आ जाए। अगर और इंसेक्ट आते हैं तब भी हमारे लिए इशू है। हमें एक और इसका क्लासीफायर इन्होंने पेपर में नहीं बनाया, मतलब कि फ्रूट फ्लाई और अदर इंसेक्ट्स का, कि फ्रूट फ्लाई है या कोई और इंसेक्ट है। उन्होंने स्पीशीज अदर स्पीशीज का बना दिया है, लेकिन उन्होंने सिंपल एक बाइनरी क्लासीफायर नहीं बनाया कि जो फ्रूट फ्लाई और अदर इंसेक्ट्स को क्लासीफाई करे। इसके अलावा सर इसमें ये हो सकता है कि अगर हमारे पास जो फ्रूट फ्लाई है उसमें फ्लाई करती रहे ट्रैप में, उनकी इमेजेस लेना सर टफ हो जाएगा। सेकंड वन ये कि अगर वो इमेजेस जो हैं वो फ्रूट फ्लाइज, अगर एक तो ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और जी सर यही कुछ ड्रॉबैक सर मुझे लगे थे इस पेपर में, जो सर फर्दर मैंने अब कवर अप करने की कोशिश करनी है अपने रिसर्च वर्क में। अब ये कुछ मॉडल मैंने ट्रेन किया था। एक पहले मैं काम कर रही थी एनाकोंडा पे वर्क करते हुए मुझे जो है वो CPU पे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था। जब मैं CPU यूज कर रही थी तो मेरे लिए ये इशू था कि मुझे मॉडल ट्रेनिंग में 4 to 5 आवर्स लग रहे थे और बीच में लाइट चली जाती थी तो दोबारा से मॉडल को ट्रेन करना पड़ता था, तो वो काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो मुझे जो है फिर सीनियर्स ने सजेस्ट किया कि आप गूगल कोलैब की तरफ मूव करें, तो मैंने गूगल कोलैब की तरफ मूव किया। तो 3 दिन हुए अभी मुझे इसे यूज़ करते हुए, थोड़ा सा मैंने इस पर काम किया है कि गूगल कोलैब पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने टेंसरफ्लो इंस्टॉल किया। टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ लाइब्रेरीज मैंने यूज़ की हैं। अब केरास जो है वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, इमेजेस के लिए पाइथन की एक लाइब्रेरी है। टेंसरफ्लो भी फर्दर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो केरास के थ्रू। और इसमें जो है फिर यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्ट करवाई है लाइब्रेरीज डेंस की, मतलब जो हम डेंस लेयर यूज़ कर रहे थे, जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम यूज़ कर रहे थे उसको मैंने इंस्टॉल यहाँ पर करवाया। मैक्सपूलिंग को, फ्लैटेंट को, डेंस को, सिक्वेंशियल को। इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज होती हैं, numpy की लाइब्रेरीज हैं, मैटलैब की लाइब्रेरीज होती हैं। मतलब मैटलैब जो है वो आपके जो आप मैप्स वगैरह बना रहे हैं, आप कुछ उसके ऊपर अपने वो बना रहे होते हैं, फीचर्स दिखा रहे होते हैं, मतलब आपने कुछ उसको बताना होता है, चार्ट्स वगैरह दिखाने होते हैं। और numpy जो है वो मैथ के फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये मेरे मॉडल की कुछ समरी थी कि मैंने जो 2 कन्वोल्यूशन लेयर, जिस तरह अभी आपको मैंने जो पीछे डायग्राम दिखाई थी उसमें 2 जगह पे कन्वोल्यूशन लिखा हुआ था, वैसे ही मैंने 2 कन्वोल्यूशन लेयर्स यहाँ पर यूज़ की थी। और उन लेयर्स के ऊपर मैंने मैक्सपूलिंग अप्लाई की। मैक्सपूलिंग के बाद उनके ऊपर मैंने फ्लैटन किया उनको, और फ्लैटन करने के बाद ये सारे प्रोसीजर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने डिस्कस करने के बाद लास्ट में ये पिक प्लेस की है।
और फिर उसके बाद मैंने 2 डेंस लेयर यूज की थी, उसके ऊपर लास्ट में मेरी आउटपुट लेयर जो है, ये सेकंड जो लास्ट लेयर थी, ये बिल्कुल लास्ट लेयर, ये मेरी आउटपुट लेयर थी। इसमें सिर्फ एक न्यूरॉन था और उसके बिहाफ पे जो है उसमें पैरामीटर्स ये पास हुए थे। अब जो टोटल पैरामीटर्स थे वो मेरे पास ये थे, और ट्रेनेबल पैरामीटर्स जो थे उसने सारे पैरामीटर्स को ट्रेन किया। जो मैंने पैरामीटर्स गेट करती गई थी मैं इन सबसे, वो लास्ट में उन्होंने पैरामीटर्स शो किए मैं। अब जो ये लाइन है मॉडल डॉट फिट जनरेट की, ये मॉडल को फिट करने के लिए कि आप जो है मॉडल में ये बता रहे हो कि उसमें अप्रोचेस कितनी होनी चाहिए, अपोक जो आप यूज करते हो उसमें जो है एक बैच साइज होता है, एक अपोक होता है, दोनों में डिफरेंस बेसिक ये है कि अपोक ये बता रहे होते हैं कि आपने जो है वो कितना, मतलब आपका जो बैच साइज ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 इमेजेस हैं, तो आप एट ए टाइम 1000 इमेजेस को एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते। आप बैच साइज डिफाइन कर देते हो कि आपने अपने ट्रेन डेटा में से कितना डेटा लेना है फर्स्ट में, और उसको जो है वो यूज करना है ट्रेनिंग के लिए, देन आप बैच साइज जो है वो डिफाइन करते हो। अप्रोच होती है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक अपोक रखी है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो नेटवर्क है वो एक दफा फॉरवर्ड भी गया है और एक दफा बैकवर्ड भी हुआ है, मतलब उसने फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेशन एक दफा परफॉर्म की है। तो जितनी आप अपोक ज्यादा रखोगे आपके पास उतना मॉडल जो है वो आपका अच्छा ट्रेन होगा। और ये मैंने कुछ ट्रेन जनरेटर जो है ये मैंने एक वेरिएबल फर्दर यूज किया। ट्रेन जनरेटर जो है फिर यहाँ पर मैंने उसको बताया कि उसकी डायरेक्टरी के बारे में, एंड देन ट्रेन DIR मेरा फोल्डर था, ये मैंने ट्रेनिंग साइज बताया, अपना बैच साइज बताया, मैंने मॉड बताया कि मैं कौन सा मॉड यूज कर रही हूँ, बाइनरी है या मल्टी क्लासीफायर है, तो मैं बाइनरी यूज कर रही हूँ। तो उसने मेरे फोल्डर में से जाकर फर्दर जो मैंने पाथ दिया हुआ था यहाँ पर, उसने बता दी कि यहाँ पर 2 क्लासेस हैं और उसमें इतनी इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब ये क्लास कुछ मॉडल ट्रेनिंग की कुछ वो है इमेज जो मैंने ली थी स्क्रीनशॉट ट्रेन करते हुए मॉडल को, और जो मुझे इसकी लास्ट में 500 वो कंप्लीट हुई थी, इसकी 50 अप्रोच कंप्लीट हुई थी, लास्ट स्टेप जो इसका 500 कंप्लीट हुआ था लास्ट अप्रोच का, उसमें मुझे 0.65 वैल्यू एक्यूरेसी मिली थी, वैलिडेशन एक्यूरेसी। अब इन ये सब एक्यूरेसी कंप्लीट करने के बाद मैंने ये प्रेडिक्शन का कोड यूज किया था। ये मैंने एक इमेज प्रोवाइड की है अपने नेटवर्क को जो मेरा ट्रेन हो चुका था, इमेज के थ्रू जो है वो अब ये मुझे जज करके बता रहा है कि या वो अदर उसके साथ अगर 0 वैल्यूज मैच होती है, मतलब कोई पैरामीटर मैच नहीं होता, तो मतलब ये है कि वो कोई अदर इंसेक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास एल्स में होगा कि वो फ्रूट फ्लाई है, तो मैंने यहाँ पर फ्रूट यूज किया है फ्रूट फ्लाई के लिए, और अदर मतलब कोई भी अदर इंसेक्ट है। जो मैंने अभी बात की थी कि इन्होंने जो है वो नहीं बताया हुआ कि आपके पास जो है अगर कोई अदर इंसेक्ट आ जाए तो उसको आप नहीं बता सकते, वो उसको भी स्पीशी की कोई ना उसकी जो है फ्रूट फ्लाई की कोई ना कोई स्पीशी काउंट करेगा, मतलब वो इशू हो सकता है हमारे लिए एक्यूरेसी में। तो उसके लिए पहले जो है मैंने ये एक मॉडल बनाया है। अब इस मॉडल के बिहाफ पे फर्दर जो मुझे मॉडल ट्रेन करना है वो है हमारे पास मल्टी क्लासीफायर का। अब क्लास ये काम करते हुए मुझे एक इशू ये हुआ था कि जब मैं ये सारा काम कर रही थी अपना, तो जब एनाकोंडा पे मैंने वर्क किया तो मेरा मॉडल एक दफ़ा मैंने ट्रेन किया, फाइल मेरी मैंने फिर क्लोज कर दी। नेक्स्ट टाइम जब मैंने उसको दोबारा जुपिटर नोटपैड की फाइल को ओपन किया तो वो मुझे अगेन कह रहा था मॉडल ट्रेन करें, तो वो काफ़ी टाइम लग रहा था और मुझे बार बार मॉडल को जब भी मैं फाइल खोलती थी मुझे उसको ट्रेन करवाना पड़ता था अगेन। तो उसको कवर अप करने के लिए मैंने जो है फिर उसकी सर्चिंग की थोड़ी सी, फिर मुझे मॉडल डॉट सेव की कमांड मिली कि आपके रास में मॉडल को किस तरह सेव कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप जो है मॉडल जो है अपना पूरा कंप्लीटली सेव कर लेंगे, और उसको सेव करने के बाद फर्दर अगर आप किसी जुपिटर नोटपैड की फाइल में उसको यूज करना चाहते हो तो आप उसको यूज भी कर सकते हो, मॉडल्स जो आपने सेव किया होगा। उससे ये होगा कि जो वेट्स थे, जो वैल्यूज थी, वो सारी उसमें सेव हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। हो गया खत्म प्रेजेंटेशन? जी सर। दैट्स वेरी गुड, बहुत वंडरफुल प्रेजेंटेशन है। हम लोग आपके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं वैसे अपने दिल में, सारे लोगों को चाहिए कि इसके लिए क्लैपिंग करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसने एफर्ट की और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की आपने। इट्स वेरी वंडरफुल, रियली नाइस। क्लैप लोगों ने मैसेज फसिया का स्पेशल है, और मैं चाहूँगा कि हर कोई टाइप करके ये मैसेज भेजे ताकि मैं पता चल जाए कि वाकई जो है ना वो उसने एफर्ट किया और आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसने तो एफर्ट 100% की है, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। और सबसे अच्छी या बुरी बात ये होगी कि अब आप लोगों को पता चल गया कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तो आपको मॉडल भी चेंज करना है, आपको कोलैब को यूज करना है, आपको उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको वहां से गैप निकालना है। दैट्स रियली नाइस। और ये देखिए सब लोगों के मैसेज आपके लिए आ रहे हैं और बहुत ज्यादा जबरदस्त आप लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया और आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, रियली नाइस। एक तो ये थैंक यू सर। ये प्रेजेंटेशन आप लोग सुन लें, ऐसा हो सकता है सॉरी, ऐसा हो सकता है कि मैं कोई भी प्रेजेंटेशन जो है वो कोर्स में शामिल कर सकता हूँ, मतलब एज ए आपका कोर्स भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि प्रेजेंटेशन को सुने, इसी में से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसको फायदा होगा जो सुनेगा। नहीं, वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आज मैंने बता दी है
कि हर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एंड पे मैं सिलेक्ट करूंगा 1 से 2 प्रेजेंटेशन या 2 से 3 प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इसको तवज्जो से सुनना है और रियली नाइस प्रेजेंटेशन है। आप मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ आपने समझा दिया है। इसके हवाले से कोई अगर हमने क्वेश्चन लेना तो 1-2 क्वेश्चन लेने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेने। 2 सर क्वेश्चन का जी सर 1 मिनट मेरी ना जी, ठीक है बताओ। जी शायद पूछें आप। मैंने ये पूछना, एक तो आपने कहा कि जो जो हम केमिकल वगैरह इसके जो आपने ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाते हैं, जो इस जी ट्रैप के जो ड्रॉबैक हैं, आप जानते हैं कि इसके कितने बड़े ड्रॉबैक हैं? ड्रॉबैक्स आप अगर कोई एक डिफाइन करें देन मैं उसको डिफाइन करती हूँ। आप किस तरह कह रहे हैं ड्रॉबैक? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे खेत के अंदर के मेरे खेत में कोई भी फ्रूट फ्लाई नहीं है, जब मैं ये केमिकल यूज करता हूँ, जो इसकी स्मेल होती है, इसकी स्मेल से दूसरे खेत से जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो फौरन चली आती हैं, और इस वजह से मेरे जो खेत मेरे इसके मैंगो के जो ट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही इनकी स्मेल होती है उस वजह से ये अटैक हो जाता है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है, लेकिन चलिए मैं इस आपको ये भी ड्रॉबैक को हम बताती किस हूँ। तरह कवर? शाहिद भाई ये तो Wonderful बहुत ही question. रेयर सर, ये बहुत ही Wonderful रेयर question. केस है कि सर बहुत रेयर केस है ये कि आपके ऑर्चिड में इसका अटैक ना हो। ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस है। ये आप ये नहीं कह सकते कि ये वाकई होता है ऐसा। बहुत कम चांसेस है क्योंकि फ्रूट फ्लाइज हैं वो आती ही मैंगो के लिए स्पेशली, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपके ऑर्चिड को छोड़ दें। ठीक है, तो बाकी मैनुअल ट्रैप्स भी अगर आप यूज करते हो तो मैनुअल ट्रैप्स में भी केमिकल्स लगे होते हैं, उनमें भी केमिकल्स यूज किए होते हैं, फेरोमोन्स यूज किए हुए होते हैं, सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं, ट्रैप आपकी नहीं बात होती। बिल्कुल ठीक। जी जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात पे एग्री हूँ कि ये फ्रूट फ्लाई सिर्फ मैंगो के लिए नहीं आती, ये और भी कुछ जो वो ट्रीज हैं जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको भी ऊपर भी अटैक करती है, सिर्फ मैंगो के लिए नहीं आती। लेकिन बात इस वक्त मैंगो की ये चल रही है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम ये केमिकल यूज करते हैं, चाहे हम इसका ट्रैप यूज करें या विदाउट ट्रैप केमिकल यूज करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही होता है कि आप किसी जगह पर अब इसको, जी सर, आप इसको टेस्टिंग के लिए चेक कर लें। जैसे आप इसको लगाएंगे, इस केमिकल को यूज करेंगे, इसकी सेंस से ये तकरीबन मे बी जहां तक मुझे इसका आइडिया है कि 2 और 3 किलोमीटर के एरियाज के अंदर ये जो फ्रूट फ्लाई होते हैं जहां पर भी मौजूद होती है वहां से ये फौरन चली आती है। शायद भाई ऐसा ही है। देखिए अब मैंने जो काम करना है, मेरा एक काम है ट्रैप को मैंने डिजाइन किया, ये तो ट्रैप मुझे हेल्प कर रहा है आइडेंटिफिकेशन में। अब दूसरा ये भी स्टेप, जी सर। 1 मिनट, ये मेरे ख्याल में डिस्कशन शायद हमारा क्योंकि एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट ये प्रॉब्लम नहीं बनता, ये एंटोमोलॉजी के वालों का मसला हो सकता है कि वो इसको किस तरह से कंट्रोल करें। हमें तो डाटा लेना है और उस पर अपना काम करना है। इट्स गुड। जी सर। हमें Yes, sir. ये शायद ये एंटोमोलॉजी और जो पेस्ट वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हमें तो कोई डाटा कलेक्शन में अगर इशू होगा या हमें कोई डाटा चाहिए, अगला काम हमारा, ठीक है ना। ये जो प्रॉब्लम है ये शायद हमारा नहीं है। सर मैं और भी डिस्कशन करना चाहूंगी। हाँ, सर मैं और भी रिलेटेड टू मशीन लर्निंग सर और भी बात करना चाहूंगी सर यहाँ पर। सर जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि जस्ट यहाँ पर मेरा काम एंड हो जाएगा कि अगर मैं CNN के थ्रू उनको डिफरेंशिएट कर देती हूँ कि ये फ्रूट फ्लाइज हैं या अदर इंसेक्ट हैं। क्योंकि सर बेसिक पर्पस जो है मेरा जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यही था कि फ्रूट फ्लाइज को मैं किल करती जाऊँ। क्योंकि सर मैंगो जो है वो पाकिस्तान में जो है वो सर बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है और सबसे जो मेजर इशू है उसका फ्रूट फ्लाइज है, जो सबसे ज़्यादा सर जो उसका पेस्ट है जो उस पर इम्पैक्ट करता है उसकी यील्ड पे। सर उसके बिहाफ पे मुझे उसको कंट्रोल भी करना है और उसको फर्दर आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं इधर और वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके बिहाफ पे फर्दर हम और क्या काम कर सकते हैं। एक तो सर ये टास्क था मेरा। सर जब मैंने इस पे काम शुरू किया फिर मुझे लगा कि सिर्फ इतना इनफ है, लेकिन सर फर्दर जब मैंने उसको डीप स्टडी किया तो उसकी स्पीशीज मेरे सामने आई कि स्पीशीज पे अब काम करना है। सर स्पीशीज पे काम करने लगी। उन्होंने फिर इस पर डिस्काउंट चल गया होगा ना। आप बोले सर, किसी और से बात कर रहे हैं आप। स्पीशीज पे जब मैंने काम किया फर्दर फिर मुझे नेक्स्ट जो भी मैंने एक ड्रॉबैक इसका डिस्कस किया था पेपर का, ओवरलैप का, कि ओवरलैप हो रही थी फ्लाइज। तो वो CNN जो है सिंपल CNN उसके लिए यूज ही नहीं कर पा रहा था। वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो 50% 58% आ रही है एक्यूरेसी अगर हम उसको उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे फिर मुझे जो अब मूव करना पड़ रहा है वो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की तरफ, कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में मुझे मूव करना है और मुझे उसके ऊपर काम करना है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में मैं ये काम करूंगी कि जो पिक्चर्स हैं फर्दर अगर वो ओवरलैप हो रही हैं या फ्रूट फ्लाइज, बंच ऑफ फ्रूट फ्लाइज। शायद भाई आपको भी आइडिया होगा अगर आपने मैंगो ऑर्चिड विजिट किया होगा
तो जो ट्रैप्स में होती है वो एक मक्खी नहीं पड़ी होती, 2 नहीं होती, वो बंच ऑफ फ्रूट फ्लाइज होती हैं, वो ये सारी एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह अगर आपने मे बी विजिट किया हो कभी, तो उसको कवर अप करने के लिए एक तो मैंने ये आइडिया लिया है कि स्टिकी पेपर अप्लाई करने का, उसके बॉटम में स्टिकी पेपर अप्लाई होगा तो वो फ्लाई जब गिरेगी तो उसके ऊपर जो है वो हैंग हो जाएगी उस पेपर के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल लगा होगा जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाएगी, तो वो ओवरलैप नहीं करेंगी फ्लाइज। दूसरा ये कि अगर वो ज्यादा, उसमें ये फायदा होता है कि जब भी आप अगर कोई लोग फील्ड पे काम करें तो उन्हें चाहिए कि बैकग्राउंड पेज नीचे रखना चाहिए, उससे जो इधर उधर की चीजें हैं ना इमेज के अंदर से वो नहीं फिर कैप्चर होती। ये बल्कि हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, हमने डाटा लिया लेकिन हमने ऐसे कैमरे से लेते रहे, वो सनफ्लावर का डाटा सेट था, लेकिन वहां से लर्निंग हमारी ये हुई कि जब भी हम दोबारा फिर डाटा लिया हमने अपने नीचे वाइट पेज रखते थे, उससे फिर जो है हमें बेनिफिट होगा। सर वो स्टिकी पेपर मैंने रखना है सर, स्टिकी पेपर से ये हो जाएगा कि सर अगर फ्लाइज जो हैं वो सर स्टिक हो जाएंगी, अगर आंधी चलती है या सर इस तरह कोई और इशू होता है तब भी जो फ्लाइज हैं सर वो मूव नहीं कर सकेंगी, तो एक हमारे पास ब्लर पिक्चर्स नहीं होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, काफी टाइम हो गया, अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है शाहिद के अलावा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि सीआर हेलो सीआर जी सर। जैद सर बुला रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? नहीं सर। तो तुम्हें समझ नहीं आई? नहीं सर, आई है। अच्छा जी यार सर मैंने अपनी तरफ से सर बेस्ट प्रेजेंट किया सर, जितना कर सकती थी। बहुत अच्छी जी यार, आप भी बैठी हैं कि बस कनेक्ट करवा के चली गई हैं? कनेक्ट करवा के चली गई है। सर मैं यही हूँ, सुन यार मुझे लगता है आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ आई है? जी सर समझ आई, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं है सच। क्यों? सर मेरा आपसे क्वेश्चन है एक। सर क्योंकि इंफॉर्मेटिव लगा है, मैंने सुना है। भाई तुम्हें क्वेश्चन की इजाजत नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है, बस तुमने उससे कर लिया, मुझसे फोन पे पूछ लेना जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा। और इसका कोई क्वेश्चन? नौरीन? नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है। आतिका? क्यों भाई नौरीन, तुम्हें समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रही हो? सर आइए समझ। अच्छा चलो ठीक है। सना इफ्तिखार है? जी है। सना इफ्तिखार, आपको कोई समझ आई हो? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर आइए, मुझे समझ। कोई क्वेश्चन है? इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन उसने दी है, आपको समझ आई है? जी सर वेल डन। इतनी एफर्ट लगाई है, ये इसने पता है 2.5 महीने लगाए हैं इसने। वेल डन सना, वाकई बहुत सर बहुत अच्छी थी प्रेजेंटेशन इसकी, गुड एफर्ट। थैंक यू सो मच सना। कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो वो करें। नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं। अहमद का सवाल होगा। अहमद आशम को हम मौका नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और अगर इसको पूछना है आतिका, मैं ये चेक भी करना चाहता हूँ फोन करके सो गए। सर अपने सुपरवाइजर के स्टूडेंट चेक कर रहे हैं। सब बाकी भी चेक, रास्ता कुलसूम। हाँ सर, आमिर वाले चेक कर लेते हैं। रास्ता कुलसूम, जैद ये नोट करते जाओ। ये जी सर समझ आ गई है। आप लोग सोए हुए हैं मुझे लग रहा है। मैं जस्ट नहीं सर समझ आ सर गई वो है। माइक और 1 मिनट लग जाता है इनको। अच्छा चलिए ठीक है। सही मैं सुबह 2 बजे से जाग रही थी, प्रेजेंटेशन बना रही थी सर इसी की। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मेरी असद बात अली सुनिए कि मेरे क्वेश्चन कहना कौन है? कौन है? आप कर ले क्वेश्चन, आप करें। कौन जो क्वेश्चन करना चाह रहा था प्लीज आप करें। किसका क्वेश्चन है? सना मुझे आपकी समझ आई है, लेकिन प्लीज मॉडल अपना मुझे शो करवा दो। मॉडल बताना जरूरी नहीं है। समझा दीजिए। टॉपिक आप लोगों को टॉपिक उसने बताना था, मॉडल का पर्सनल है वो, उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चले, रास्ता कोई क्वेश्चन कर रही है। एक स्टूडेंट है सायरा। सायरा है? जी सर मैं नहीं सर। ये पूछ रही थी सना ने सीएनए। जी रास्ता आप कुछ पूछ रही हैं?
जी सर, मैं ये पूछती हूँ कि CNN में जो मैंने MLP जो लगाया है वो सिर्फ MLP ही क्यों लगाया, मतलब CNN में और भी काफी सारे मतलब इस तरह के एक्ो है जो हम लगा सकते हैं सना। जी वेरी गुड, बताओ जी। देखिए मैंने मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे फर्दर जो है उसकी इमेज प्रोसेसिंग की तरफ उसको मूव करना था। मेरे पास जो फीचर्स है वो मैंने अभी 2 लेयर्स यूज की हैं मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन की। इसके बिहाफ पे मैं ज्यादा लेयर्स भी यूज कर सकती हूँ अगर मुझे एक्यूरेसी चाहिए तो। वो डिपेंड करता है, मेरा भी डेटा सेट है बहुत कम है, जो आप सबने देखा होगा इमेजेस थी। वैसे मुझे खुशी हो रही है कि लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को बहुत ज्यादा जानना शुरू हो गए हैं ना सर, खुद ही हो गया ये। लोगों को बहुत समझ आ गई है, कसम से मेरे से तो ज्यादा समझ आ गई है। मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने राशिदा तुम्हें बड़ा डीप क्वेश्चन किया है। जी बताओ भाई। सर मेरा भी यही टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग और मैंने CNN को थोड़ा स्टडी किया हुआ है इसलिए। अच्छा। सर मैंने मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स इसलिए यूज किए हैं सर क्योंकि वो न्यूरल नेटवर्क सर इसी तरह ही होगा सर। अगर मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की तरफ भी जाती हूँ तो सर उसमें भी यही काम होगा कि जो मैं अब सर यही अपना जो मैंने मॉडल बनाया है सर इसको मल्टी क्लासीफायर पे शिफ्ट करके उसके जो वेट्स हैं वो सेव करवाऊंगी। तो मैंने मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन इसलिए चूज किया क्योंकि अभी मेरे पास उसकी 2 लेयर्स हैं। मैंने अपना ज्यादा डेटा यूज नहीं किया, मेरे पास इमेजेस अभी नहीं है। तो जब इमेजेस ज्यादा होंगी देन मैं किसी और की तरफ शिफ्ट करूंगी। मैंने चलो मेरे ख्याल वाइंड अप करते हैं। फसिया का कोई क्वेश्चन है? फसिया, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो अगर राशिदा मेरे ख्याल में आप इससे जरा पर्सनल इससे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन सर। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी इसकी, सब डिफाइन किए इसमें। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट करने के लिए। मैंने जबरदस्त, रियली नाइस प्रेजेंटेशन। आप लोग कलेक्ट करते जाएं सारी चीजें, फिर इंशाल्लाह बाद में इस पे डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ज़ायद